चलिए सभी लोगों को नमस्ते और सभी लोग जुड़ जाएं और आपके डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग 80 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं और 80 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। 80 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर आप ही लोग, क्योंकि इससे आसान क्या हो सकता है। मेरे भाई कह रहा है किसी पिंड की बात कर रहा है, पिंड का मतलब वस्तु होता है। अब कह रहा है मुक्त रूप से, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन में मुक्त रूप से बोलता है ना कि मुक्त रूप से गिर रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे अपने आप गिर रहा है। जब अपने आप गिरता है तो प्रारंभिक वेग जहां से गिरना शुरू करेगा वहां का प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। तो मुक्त रूप से अगर बोल दिया तो प्रारंभिक वेग का मान तुरंत मान लो 0। ये इसका कंडीशन होता है। गिरते समय इसके पथ के किसी भी बिंदु पर स्थित ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी ही वृद्धि हो जाती है। यानी कहना चाहता है कि अगर मान लेते कि कोई वस्तु हमारा ये है और ये क्या कर रहा है, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, और ऐसा मान के चलते हैं कि नीचे में हमारा यहां पर एक सतह है। नीचे में क्या है तो कहेंगे नीचे में हमारा यहाँ पर एक सरफेस है, उस सरफेस की हम बात करते हैं। तो नीचे में यहाँ पर हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस की बात करते हैं। और इसी सरफेस पर वो क्या करेगा, तो यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर से मेरे भाई ये हमारा गिर रहा है। अगर ऊपर से गिरेगा तो जाहिर सी बात है, ऊपर से गिरेगा तो जाहिर सी बात है हमारा सीधे नीचे की ओर हमारा गिरेगा, सीधा नीचे गिरेगा। और जब सीधा नीचे गिरेगा मेरे भाई तो हम लोग को समझना है, अगर ये यहाँ से सीधा अगर नीचे गिरता है, सीधा अगर नीचे गिरेगा तो इसमें प्रारंभिक वेग का जो मान हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे 0, क्योंकि मुक्त रूप से कह रहा था। ये कैसे गिर रहा है तो कहेंगे यहां पर मुक्त रूप से कह रहा है, यहां पर मुक्त रूप से इसको गिराया गया। जब भी मुक्त रूप से गिराया जाएगा तो हम कहेंगे प्रारंभिक वेग का मान 0 कर देंगे। ऑटोमेटिक आपको ध्यान रखना है। और जब कोई वस्तु अपने आप ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसके किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी आप उठा करके देख लीजिए, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां से लेकर के यहां तक में किसी भी बिंदु पर आप उठा के देख लीजिए। आप मेरे भाई किसी भी बिंदु पर ध्यान रखेंगे, हम यहां पर किसी भी बिंदु की बात कर रहे हैं, किसी भी बिंदु की हम बात कर रहे हैं, किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत होता है। कुल ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो कुल ऊर्जा का मान हमारा क्या होता है, यहाँ पर नियत होता है। और कुल ऊर्जा का मतलब क्या होगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा और साथ ही साथ इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। और ये कुल ऊर्जा मतलब दोनों एनर्जी को मिला करके कहते हैं, और ये टोटल मान हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यानी कि हमारा। तो मेरे भाई इसी को हमने ऐसा लिखा। अब एक्चुअली में क्या होगा, जब कोई वस्तु ऊपर ऊपर में है तो यहाँ पर ये हमारा वेग 0 तक कहेंगे, गतिज ऊर्जा यहाँ 0 है। यहाँ जो भी ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा और वही हमारा टोटल होगा। ऊपर से नीचे गिरते समय मेरे भाई इसकी किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, तो नियत होगा, और कुल ऊर्जा में ये दोनों होगा। लेकिन जैसे से ये हमारा नीचे आएगा, वो गति बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन यूज होगा कि मान लेते ऊपर से नीचे गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन जितना से ये बढ़ेगा उतना से ये घटेगा, तभी तो ये मान कांस्टेंट रहेगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जितना से बढ़ेगा उतना से पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, घट जाएगा। और इस परिस्थिति में हम कहेंगे टोटल मान हमारा कांस्टेंट रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ना तो हमारा एनर्जी क्रिएट होता है, ना तो हमारा एनर्जी लॉस होता है। हम कहेंगे मेरे भाई इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वही हो रहा है कि टोटल मान हमारा उतना ही है। अगर ये 100 था तो 100 ही है, इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा, इसमें अंतर हो रहा है। अगर एक हमारा मान लेते हैं कि 20 से बढ़ गया तो ये 20 से घट जाएगा। ये चीज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन दोनों में। तो मेरे भाई आप बता दीजिए, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो गतिज ऊर्जा का मान हमारा बढ़ेगा। तो आपसे बोला कि किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा जितना कम होगा गतिज ऊर्जा उतना ही हमारा बढ़ जाएगा। तो उतनी ही वृद्धि किस में होगी, तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा में होगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं काजल जी, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से बेसिक क्वेश्चन है और जड़त्व की बात करता है। हम आपको पहले भी बताए थे मेरे भाई कि जब भी इनर्शिया की बात करता है, जब भी जड़त्व की बात करता है, इतना ही कंसेप्ट जितना कंसेप्ट हम बता रहे हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। इनर्शिया, जड़त्व को हम लोग इनर्शिया के नाम से हम लोग जानते हैं। जड़त्व कहने का मतलब है मेरे भाई कि इसको हम लोग यहाँ पर इनर्शिया कहते हैं। अगर इस जड़त्व की बात करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर इनर्शिया कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना मेरे भाई, जैसे आप खड़ा है,
अचानक कोई धक्का दे देगा तो जाहिर सी बात है आप खड़े थे तो आपका कोई विरोध कर रहा है, तो आपको धक्का देगा तो आपको झटका लगेगा, वही झटका हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर जड़त्व होता है। तो मेरे भाई किसी भी वस्तु में झटका लगना ही क्या होता है कहेंगे यहाँ पर, किसी भी हम वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की हम बात करते हैं मेरे भाई, किसी भी वस्तु में झटका लगना ही हमारा जड़त्व होता है। किसी भी वस्तु में क्या लगना, तो यहां पर हम झटका लगने की बात करते हैं, किसी भी वस्तु में झटका लगना ही हमारा क्या कहलाता है कहेंगे, झटका लगना ही हमारा यहां पर जड़त्व कहलाता है। ये क्या कहलाता, तो ये हमारा जड़त्व कहलाता है। एक लाइन में आप इतना बात जान लीजिए, ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई, इस जड़त्व का जो कंसेप्ट मिला वो कहां से मिला है, तो जड़त्व का कंसेप्ट आपको न्यूटन के पहले नियम से मिला है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं मेरे भाई, ये किससे मिला, तो कहेंगे यहां पर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हम बात करेंगे। न्यूटन्स हम यहां पर फर्स्ट लॉ की बात करते हैं और उसी को जड़त्व का नियम भी हम कह देते हैं, ठीक है। अब यहां पर जड़त्व हमारा जो होता है ये हमारा दो तरह का होता है। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, चलो ये तो हमारा हो गया एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, तीसरा पॉइंट भी जान लीजिए मेरे भाई कि जो जड़त्व हमारा होता है, याद रखना, चलो जड़त्व की अगर हम बात करते हैं ये हमारा समानुपाती होता है किसका, तो कहेंगे वस्तु के द्रव्यमान का। अब जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसमें जड़त्व अधिक होगा, चूंकि ये समानुपाती है। ये अगर ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम, ध्यान रखेंगे। अगला मेरे भाई ये भी ध्यान रखना कि जो जड़त्व हमारा होता है ना, ये त्वरण का जड़त्व त्वरण का विरोध करता है, जड़त्व यहां पर त्वरण का विरोध करता है, जड़त्व त्वरण का विरोध करता है। इस बात को आप ध्यान रखें, त्वरण का विरोध करता है, यहां त्वरण का विरोध करता है, न कि मेरे भाई यहां पर गति का, न कि गति का। इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार ये लाइन भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहां पर आप देख पाए कि मेरे भाई जब भी जड़त्व की बात होती है, जब भी इनर्शिया की बात होती है, ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। और हमेशा जड़त्व जो होता है वो त्वरण का विरोध करता है। किसका विरोध करेगा, तो कहेंगे यहां पर त्वरण का विरोध करता है। कौन, तो मेरे भाई जड़त्व की हम बात करते हैं। इसलिए अगर त्वरण हमारा आगे है तो जड़त्व हमारा पीछे की तरफ होता है। इस तरह को आप, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जब भी परिवर्तन का विरोध करेगी, हम रुके हुए हैं तो कोई गति में लाना चाहेगा, हम गति में कोई रोकना चाहेगा, जायज वह झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो यहां इनर्शिया होगा। इसका मतलब मेरे भाई परिवर्तन का विरोध कर रहा मतलब झटका लगेगा, हम कहेंगे यहां इनर्शिया होगा। आगे कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। मेरे भाई द्रव्यमान से जड़त्व के बारे में पता चलता है। द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम तो ये कम होगा। इसका मतलब दोनों में रिलेशन डायरेक्टली है, तो हम कहेंगे ये जड़त्व की माप होगी, ये सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही थे। अगर जो दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था तो इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। एप्लीकेशन पर क्लास सही से नहीं चलता है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है। अच्छा, प्रियंका गुप्ता जी कह रही है, कौन सी क्लासेस की बात कर रहे हैं प्रियंका जी, एक बार बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं जिसमें लिखना पड़ता है, कोशिश करेंगे उसका स्लाइड थोड़ा और सही से बनवाने का, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं। मेरे भाई ध्वनि तरंग कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके सामने में यहां पर ध्वनि तरंग की बात करता है, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर साउंड वेव की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर साउंड वेव की बात करते हैं। यही हमारा ध्वनि तरंग है। अब ध्वनि तरंग की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी से ये डिफाइंड होता है। तो आपको ध्यान रखना कि इसी में हमारा क्या होता है, यहां पर हम कहते हैं यहां पर श्रव्य तरंग की हम बात करते हैं, जिसको ऑडिबल, यहां पर अपश्रव्य तरंग पहले आप ले लीजिए मेरे भाई, यहां पर अपश्रव्य तरंग की बात करेंगे। और अपश्रव्य तरंग हमारा क्या होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना कि इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन हमारा यहां पर 20 हर्ट्ज होता है। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को आप नहीं सुन पाएंगे। जो आप नहीं सुन पाएंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए जो ऑडिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग श्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सुन पाते हैं, तो मेरे भाई श्रव्य तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि 20 किलो हर्ट्ज से क्या होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज की हम बात कर रहे हैं। 20 किलो का मतलब 20,000 होता है, इससे हमारा कम होना चाहिए। और 20 हर्ट्ज से हमारा क्या होना चाहिए, हम कहेंगे यहां पर हमारा 20 हर्ट्ज से हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20 किलो हर्ट्ज से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी मेरे भाई हम कह सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है जिसको हम सुन पाते हैं, हमारा इससे कम और इससे ज्यादा होगा तो इसको सुन पाते हैं, ये श्रव्य कहलाता है। एक मेरे भाई यहां पर पराश्रव्य की हम बात करते हैं, और यहां जो आपको लिखा हुआ पराश्रव्य की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि जो पराश्रव्य तरंग होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हमारा क्या होगा, तो हमारा 20 किलो हर्ट्ज होता है।
यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा प्रासरब, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो यहां तो 30,000 है, अगर 30,000 20,000 से अगर ज्यादा हो गया तब तो प्रासरब हो गया, और प्रासरब को ही हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा कहता है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कहता है एक अवतल दर्पण की बात हो रही है। हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी अवतल दर्पण की बात होती है, मैंने आपको कई बार बोला है मेरे भाई, अगर मेरे साथ आप डायरेक्टली मेरे भाई किसी न किसी तरीके से अगर जुड़े हुए रहिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से होती चली जाएगी। दर्पण में दो तरह का दर्पण हम लोग पढ़ते हैं, एक तो मेरे भाई यहां पर हमारा उत्तल दर्पण होता है, एक हमारा अवतल दर्पण होता है। तो चलो हम पहले यहां पर अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं और ये हमारा उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं। आपके माइंड में इतना चीज फिट हो जाना चाहिए कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब देगा, तो हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा मेरे भाई वो सीधा प्रतिबिंब होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहेंगे ये सीधा होता है, और अगर कोई सीधा प्रतिबिंब है तो हम कहेंगे यहां पर इसके लिए आवर्धन, जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा ऑलवेज कह रहे हैं, ये हमेशा कैसा, तो कहेंगे यहां पर हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। लेकिन अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में दो दो केसेस बन जाते हैं, और इसमें छोटा भी बड़ा भी समान आकार का तीनों प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में ये बोला, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमारे आंसर आ जाएंगे। एक अवतल दर्पण की बात कही गई है, और बिंब का मतलब मेरे भाई यहां पर वस्तु होता है। बिंब का मतलब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कभी भी देगा तो उसको वस्तु कहते हैं, और बिंब को वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। ये स्टेटमेंट हम आपको कई बार बोले हैं कि मेरे भाई अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है इसमें हमारा बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा भी बनेगा, समान आकार का भी बनेगा। लेकिन समान आकार का प्रतिबिंब हमारा तभी बनता है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा बनता है, और समान आकार का बनता है, वास्तविक बनता है। तो मेरे भाई अगर आपसे यहां पर बात करें तो अगर वो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो कहीं उल्टा बनेगा। तो मेरे भाई सीधा तो हो नहीं सकता है, अगर उल्टा होगा तो जाहिर सी बात वह काल हमारा वास्तविक होगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें हमारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनेगा, बड़ा छोटा समान आकार का तीनों बनेगा, लेकिन वक्रता केंद्र ही एक ऐसा जगह है जहां वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी आपको समान आकार का मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण से जितना दूर रखोगे वस्तु को तो उतना छोटा प्रतिबिंब, जितना नजदीक जाओगे अवतल दर्पण का उतना बड़ा प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखोगे तो आपको समान आकार का प्रतिबिंब मिलता है। आगे चलते हैं, सही कथन को पहचानना और आपको बताना है। मेरे भाई प्रतिरोध वगैरह की बात कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वायर अगर हमारा होता है, मान लेते कि ये हमारा एक तार है, और इस तार की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तार हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला ही होता है। ये बात आपको यहां पर मान करके चलना है। ये तार है जिसकी लंबाई एल होती है, और जाहिर सी बात है मेरे भाई इसकी लंबाई एल है, इसका अपना मटेरियल के प्रॉपर्टी प्रतिरोधकता हमारा रो होगा, और इसमें अपना रेजिस्टेंस भी होगा, और हम कहेंगे उसको आर से दिखाते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा ए होगा। इसमें कितना रेजिस्टेंस हमारा होगा उसको अगर निकालना है तो डायरेक्ट मेरे भाई फॉर्मूला है रो इंटू एल अपन में हमारा ए होता है। अब अगर रो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपन में ए होता है तो आपको ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको ध्यान रखना ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा समानुपाती, इस फॉर्मूला से देखते हैं ये समानुपाती हमारा किसका होगा, तो लंबाई का होगा। ये समानुपाती किसका होगा, तो मेरे भाई लंबाई का होगा। दूसरी बात रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला में ही ऊपर देख रहे हैं, तो यहां पर हम कहेंगे रेजिस्टेंस समानुपाती किसका, तो प्रतिरोधकता का होगा। और दूसरी बात मेरे भाई रेजिस्टेंस हमारा वित्तकर्मानुपाती किसका होता, कहेंगे एरिया का होगा। एरिया का वित्तकर्मानुपाती, ये सर्कुलर एरिया है और सर्कल का एरिया हमारा कितना π/4 डी स्क्वायर होगा। हम कहेंगे वित्तकर्मानुपाती डायमीटर के स्क्वायर का होगा, और डायमीटर के स्क्वायर का होगा तो हम कहेंगे त्रिज्या के स्क्वायर का भी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं, और अगला एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई, ये तापमान पर भी निर्भर करता है हमारा, ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई कि ये तो चलो हमारा रेजिस्टेंस की कहानी हो गई, लेकिन एक कहानी आपको जरूर याद रखना, क्वेश्चंस में कई बार पूछता है। यहां पर रो की बात करता है, और रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसी को प्रतिरोधकता के नाम से हम लोग जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को
प्रतिरोधकता के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर कोई विशिष्ट प्रतिरोध हमारा प्रतिरोधकता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये दो ही बात पर निर्भर करता है। एक तो ये पदार्थ अलग अलग होगा तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, यानी कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये तापमान पर भी निर्भर करता है। ये दोनों पैरामीटर पर निर्भर करता है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर मेरे भाई कोई हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, अगर मान लेते हैं कि कोई तार है और उस तार का अपना विशिष्ट प्रतिरोध है, अपना उसका प्रतिरोधकता है, अगर उस तार को कितना भी भाग में अगर काट देंगे, मटेरियल कटने के बाद तो सेम ही रहेगा। जब मटेरियल कटने के बाद मेरे भाई सेम रहेगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और दूसरा तापमान पर भी करता है। तो मेरे भाई सही कथन चूज करना। तार की प्रतिरोध कह रहा है कि तार का जो प्रतिरोध है मेरे भाई, वो तार की लंबाई और घनत्व का पर निर्भर करता है। घनत्व का कहीं भी आप जिक्र कर रहे हैं, आप लंबाई की बात कर रहे हैं, आप प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, पदार्थ की मटेरियल पर निर्भर करता है। आप एरिया पर बात कर रहे हैं, आप डायमीटर की बात कर रहे हैं, आप त्रिज्या की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी घनत्व का टर्म नहीं है। आप तापमान की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी मेरे भाई घनत्व का टर्म नहीं है, इसलिए घनत्व को लेकर के ये हमारा यहां गलत हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। ये दो बात पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। अगर पदार्थ की प्रकृति समान है तभी वो समान होगा, और अलग अलग पदार्थों के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहां विशिष्ट प्रतिरोध मेरे भाई सभी सुचालकों के लिए कह दिया है कि सभी सुचालक, कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सबका एक समान वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होती है। इसलिए सभी सुचालक बोल दिया है, सभी तार के लिए वैल्यू कह रहा कि समान होगा, जो कि मेरे भाई निहायत गलत है। सभी सुचालक के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा यहां फिर गलत हो गया। आगे कहता है कि तार के जो प्रतिरोध होंगे, तार का जो प्रतिरोध होगा वो तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो मेरे भाई तार का प्रतिरोध तार की लंबाई पर, तार का प्रतिरोध तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर आकर के सही हुआ। तो अगला, पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट हमारा यहां पे रॉन्ग थे, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी कैसे होगा आप बताइए प्रियंका, जो डी कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। आप इसको कैसे सही कह रहे हैं? तो निहायत गलत है, यही तो गलती कराएगा। आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध मेरे भाई पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और अलग अलग पदार्थ के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहां कह रहा है कि सभी पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू समान होती है, तो गलत है। तो मेरे भाई सभी पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर, ऑप्शन नंबर सी आपका सिर्फ करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और लोग गलतियां कर जाते हैं। आगे मेरे भाई कैथोड रे की हम बात करते हैं। जो कैथोड रे हमारा होता है, इससे मेरे भाई हम जो जानते हैं कैथोड जो हमारा होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड हमारा कैसा होता है, कहेंगे ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगर कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है तो कहेंगे यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, तो पॉजिट्रॉन नहीं होगा। यहां पर हम कहेंगे प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन ये करता है। तो मेरे भाई इसमें से कोई नहीं, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई, न्यूट्रॉन का खोज करने का जो श्रेय दिया गया था वो किसको दिया गया था? जेम्स चैडविक को दिया गया था, और इनको 1932 ईस्वी में इसी खोज के कारण उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये लाइन जरूर आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि नोबेल प्राइज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे सकता है। 1932 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमने एक बात आपको बोला था मेरे भाई कि जब हम एसिड की बात करते हैं, यानी जब हम अम्ल की बात करते हैं, तो एसिड अम्ल की बात करते हैं, ये हमें कैसे मिलता है? तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन से मिलता है मेरे भाई। H+ का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, अगर ये जितना ज्यादा होगा, H पर पावर प्लस जितना ज्यादा होगा उतना ही अम्लीयता ज्यादा होता है। तो एसिड को हम लोग किससे दिखाते हैं? हम लोग हाइड्रोजन आयन से हम लोग एसिड को इंडिकेट करते हैं। जितना ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारा अम्लीय होता है। दूसरा चीज मेरे भाई, हम यहां पर बेस की बात करते हैं, और अगर बेस की बात करते हैं इसको हम लोग यहां पर क्षार कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? तो हम लोग इस यहां पे OH- से इंडिकेट करते हैं। अगर OH- का कंसंट्रेशन जितना भी ज्यादा होगा मेरे भाई, हम कहेंगे क्षार हमारा उतना ही यहां पर प्रबल क्षार हमारा होगा। तो आप यहां पर देख लीजिए मेरे भाई, अगर कोई एसिड है उसके बारे में आपको सही बताना है तो अम्ल की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, स्वाद में तो जाहिर सी बात है खट्टा ही होता है, और H+ आयन से हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है।
अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन OH आयन से दिखाते हैं मेरे भाई, तो अम्ल को हम लोग H+ से दिखाते हैं ना कि OH- से। ये गलत यहां पे है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे कहता है कि क्षार, मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्षार कह रहा है कि स्वाद में तो कड़वे होते हैं और क्षार को हम लोग OH आयन से हम लोग देखते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो पहला और तीसरा अगर सही है तो इसमें से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां पर रॉन्ग था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग मेरे भाई बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या करेंगे। हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, प्रियंका जी, आकृति जी, अनुपमा जी, जितने भी लोग लाइव दे रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या करेंगे आप लोग। अगला कह रहा है कि ऑक्सीजन अणु की बात करते हैं। देखो एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी ऑक्सीजन अणु की बात करता है तो O2 लिखते हैं, जब नाइट्रोजन अणु की बात करेगा तो N2 लिखते हैं, जब हाइड्रोजन अणु की बात करता है इसको हम लोग H2 लिखते हैं। ये इसको लिखने का तरीका होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ऑक्सीजन अणु की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में 2 एलिमेंट हमारे हैं और दो एटम जब हमारा होता है ना तो उस 2 एटम को हम लोग डायएटॉमिक एलिमेंट कहते हैं, इसको द्विपरमाणुविक कहते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई एक नहीं है, ये द्विपरमाणुविक है। मोनो में क्या आता है, तो मोनो एटॉमिक में एक एलिमेंट का हमारा बना हुआ होता है, जैसे हीनी, अर्क, जेरन, आप देख लीजिए नोबेल गैस के सभी एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, मोनो होते हैं, एक परमाणुविक होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे ओजोन है O3 है तो वो हमारा ट्राइएटॉमिक होता है। अगर P4 की बात करते हैं, फास्फोरस 4 की बात करते हैं, सल्फर एसिड की बात करते हैं, उस हमारा यहां पर हम कहेंगे कैसा होगा, तो पॉलीएटॉमिक में आता है उस हमारा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब हम प्याज काटते हैं, ध्यान रखेंगे, जब हम प्याज काटते, देखो प्याज और लहसुन में हम लोग जानते हैं मेरे भाई एक गंध होता है और वह सल्फर के कारण ही होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम प्याज काटते हैं ना तो सिंथेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम मेरे भाई, ये सिंथेज एंजाइम की बात करते हैं। ये प्याज के एमिनो एसिड को, प्याज के एमिनो एसिड को क्या करता है, ये प्याज के एमिनो एसिड को किसमें परिवर्तित कर देता है, तो प्याज की एमिनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को, प्याज के एमिनो एसिड सल्फा ऑक्साइड्स को किस एसिड में परिवर्तित करता है मेरे भाई, इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये सल्फेनिक एसिड होता है और इसी के कारण उसमें स्मेल भी आता है, गंध भी आता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई कौन एंजाइम ऐसा करता है, तो सिंथेज एंजाइम के नाम याद रखना और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से श्वसन की क्रिया की बात करता है कि कौन सा विक्रिया हमारा होता है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जब प्लांट वगैरह की हम बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं, पेड़ पौधे की बात करते हैं, तो ये रात में क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये रात में श्वसन की क्रिया करता है। रात में क्या करेगा, तो ये श्वसन की क्रिया करता है और जब रात में श्वसन की क्रिया करता है तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि C6H12O6 की हम बात करते हैं और यहां पर श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन वो लेगा और जब ऑक्सीजन ये लेता है तो मेरे भाई ऐसे रात में ये श्वसन की क्रिया यहां पर होती है, यहां पर श्वसन की क्रिया होती है और इसी श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होगा, तो ये हमारा टूटता है और यहां पर हम कहते हैं यहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ मेरे भाई हमारा कुछ जल की मात्रा यहां से निकलती है और हमें यहां पर कहेंगे श्वसन के दौरान भी हमें ये एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। यहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होता है और ये हमारा एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो मेरे भाई जब हमारा रिएक्शन हुआ तो इससे ऊर्जा बाहर निकलती है और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो ऊर्जा हमारा क्या, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करता है, ये हमारा हीट के फॉर्म में हमारा बाहर निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति में जब ऊर्जा बाहर निकलता है हमारा तो हम इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं, उष्माक्षेपी में ऊर्जा हमारा बाहर निकलता है। तो आपको ये रेस्पॉन्सिबल यहीं पर हो जाएगा और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यही यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग उष्मा यहां पर छेपी के साथ हम लोग जाएंगे, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, अल्कीन की बात कर रहा है मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो केमिकल फॉर्मूला वगैरह होता है, जैसे हम अल्केन की बात करते हैं तो आपको तुरंत ध्यान जाना, ANE की बात करेंगे, जो अल्केन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ये मेरे भाई यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और इसके लिए जो केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है वो CnH2n+O2 होता है, ये सब याद रख लीजिएगा।
दूसरी बात, अगर हम लोग अल्कीन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना अल्कीन में ENE आता है, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा कि यहां पर डबल बॉन्ड हमारा होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और इसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अल्कीन का जो फॉर्मूला हमारा होता है ये CnH2n होता है। शायद क्वेश्चन आपका इसी से पूछा गया है, अल्कीन में ENE लगा हुआ है, तो मेरे भाई अल्कीन में ENE लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर हम अल्काइन की अगर हम बात करते हैं, अल्काइन में YNE लगा हुआ रहता है, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ध्यान रखना मेरे भाई ये भी हमारा अनसैचुरेटेड होता है। ये भी हमारा कैसा होगा, तो यहां पर अनसैचुरेटेड की हम बात करते हैं, यहां पर ये भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। और साथ ही साथ मेरे भाई इसके केमिकल फॉर्मूला क्या होंगे, तो CnH2n-2 हमारा यहां पर केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, अल्काइन की हम बात करेंगे। तो आपको मेरे भाई ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और सबसे लंबा चेन अगर कोई बनाएगा तो हमारा अल्केन बनाएगा, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, यहां डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो मेरे भाई बॉन्डिंग में भी अगर देखें तो सबसे मजबूत बॉन्ड यही होगा, सिंगल बॉन्ड सबसे अधिक मजबूत होता है। जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा उतना ही वो वीक हो जाता है, तो ये ज्यादा मजबूत होगा और ये सबसे ज्यादा वीक होता है। इसमें सबसे लंबा चेन बनेगा और इसमें हमारा सबसे छोटा चेन बनता है। ये सारी चीजें भी मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो आप अल्केन, अल्काइन, अल्कीन के बारे में मेरे भाई ध्यान रखेंगे। तो एक हमारा यहां पर सैचुरेटेड, बाद बाकी वो दोनों अनसैचुरेटेड हमारा होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों में प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, अल्कोहल को बनाने की प्रक्रिया होती है, शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, शराब के निर्माण में हम लोग यहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। और कह रहा है कि उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त करता है, पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त करता है, इसमें से ये आपको बताना है। तो मेरे भाई पोटेशियम साइट्रेट पोटेशियम साइट्रेट की हम बात कर रहे हैं, या फिर हमारा कौन होगा, कहेंगे पोटेशियम बाइटाइट्रेट की बात करेंगे, पोटेशियम बाइटाइट्रेट की बात करेंगे, या पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे। मेरे भाई पोटेशियम नाइट्रेट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा कहां पर इस्तेमाल होता है, हम सभी लोग जानते हैं जो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा होता है, इसी को हम लोग सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, और ये हमारा आतिशबाजी और उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। ये कहां पर इस्तेमाल होता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो मेरे भाई ये हमारा कहां पे, तो उर्वरक के रूप में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आतिशबाजी की अगर हम बात करते, देखिएगा मेरे भाई आतिशबाजी कहने का मतलब है जो दिवाली वगैरह में जो आप बम पटाखा फोड़ते हैं, उसमें भी सोडियम यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज्वलनशील हमारा होता है। अगर हम लोग यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, आप ध्यान रखेंगे, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका भी दूसरा नाम है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सॉल्ट पीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्ट पीटर कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे किण्वन प्रोसेस में अल्कोहल के निर्माण के लिए उत्पाद के रूप में, यानी कि मेरे भाई उत्पाद से पहले जो बनता है उसकी बात कर रहा है, कौन सा पोटेशियम लवण हमारा प्राप्त होता है वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हमें जो प्राप्त होता है उससे पहले ये पोटेशियम बाई टार्टरेट की हम बात करेंगे, ये हमें प्राप्त होता है। लेकिन मेरे भाई पहला वाला जो हमारा होता है इसको हम लोग पोटेशियम साइट्रेट की हम बात करते हैं, ये पोटेशियम साइट्रेट क्या करता है, तो मेरे भाई ये जो हम लोग जानते हैं कि जो आप सीधा कह सकते हैं जो पोटेशियम यहाँ पर साइट्रेट की अगर बात करते हैं, अगर किसी को किडनी वगैरह स्टोन हो जाता है तो उस स्टोन को मेरे भाई ये क्या करता है, उस स्टोन को खत्म करने की ये दवाई मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना, जो पथरी होता है किसकी हम बात करते हैं, पथरी, और जो स्टोन होता है, स्टोन का फॉर्मेशन हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है। लेकिन इस पथरी की जो दवाई है मेरे भाई, इस पथरी की दवाई में ये केमिकल्स हमारा मिला हो रहा है, इसको पोटेशियम साइट्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद कह रहा है, यानी कि उत्पाद से पहले की बात कर रहा है, जो पोटेशियम अम्ल लवण के रूप में प्राप्त होता है वो हमारा पोटेशियम बाइटार्टरेट के रूप में हमारा होता है, ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि हमारा किण्वन एक प्रोसेस है, और इस किण्वन विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरे भाई यहाँ पर इसका खमीर का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा अवायवीय होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे अवायवीय रिएक्शन होता है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और इस किण्वन विधि द्वारा इस विधि में हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
किसका करते हैं मेरे भाई, तो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये ईस्ट हमारा क्या होता है कि यहाँ पर खमीर होता है, हम सभी लोग जानते हैं, और खमीर हमारा एक प्रकार का कवक होता है। दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि इसी ईस्ट से क्या निकलता है, जैमेज इंजाइम निकलता है। इसी से मेरे भाई क्या हम कहेंगे, इसी में जैमेज इंजाइम पाया जाता है, और यही जैमेज इंजाइम यहाँ पर शराब बनाने के लिए यहाँ पर इसको लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी बात आप लोग जानते ही होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है मेरे भाई, और इस तरीके से आपको बताना है कि यहां पर हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, और जीव हमारा यहां पर दे रखा है। तो मेरे भाई अमीबा भी हमारे पास है, लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ होता है, और प्लाज्मोडियम भी हमारा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितने भी जीव होते हैं ना, सभी जीव में मेरे भाई प्रजनन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हाइड्रा हो गया, उसमें मुकुलन होता है, ईस्ट हो गया, उसमें मुकुलन होता है। हाइड्रा में मुकुलन के साथ साथ मेरे भाई रीजनरेशन भी होता है, उसमें रीजनरेशन पावर हो, जैसे कि हमारा लीवर है, हमारे लीवर में भी रीजनरेशन पावर होता है। अगर लीवर कहीं से किसी का डैमेज हो जाता है तो फिर से लीवर अपने शरीर, पूरा लीवर को वो क्या करता है, ग्रोथ कर लेता है। तो हमारे यकृत में भी रीजनरेशन पावर होता है, याद रखना इस बात को। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना, अमीबा है, लिस्मानिया डोनोवानी है, प्लाज्मोडियम है, उसकी बात करता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने में आता है और आपको मिलान करना है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। अब आप देख लीजिए कि 1 का हमारा 3 दे रखा है। अगर 1 का हमारा 3 दे रखा है मेरे भाई, इसमें बाइनरी विखंडन होता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि जैसे कि ये हमारा अमीबा है, समझेंगे मेरे भाई। और अमीबा की अगर हम बात करते हैं ना, इसकी आकृति मेरे भाई, अमीबा की जो आकृति होती है इरेगुलर होता है। इसकी शेप की अगर बात करते हैं, इसके आकार की बात करते हैं, ये कैसा होता है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये इरेगुलर होता है। यानी इसकी आकृति मेरे भाई बदलते रहती है, अमीबा की बात करते हैं, और आकृति इसकी बदलती रहती है। तो मेरे भाई इस अमीबा में जो विखंडन, इस अमीबा में जो प्रजनन होता है हमारा कैसा होता है, हम उसको बताने जा रहे हैं। तो मेरे भाई अमीबा मान लेते कि हमारा ये अमीबा है, समझना गौर से, ये मान लेते कि हमारा एक अमीबा है। इसी अमीबा की हम बात कर रहे हैं, मान लेते ये अमीबा है। अगर इस अमीबा का प्रजनन अगर होगा तो ये होगा क्या मेरे भाई, तो बीच से ये पतला हो जाता है, बीच से ये पूरी तरीके से पतला हो जाएगा, और बीच से इस तरीके से आप देखेंगे ये बीच से पूरी तरीके से ये पतला हो जाएगा, और बीच से पतला होने के बाद यहीं से ये टूट जाता है, यहीं से ये टूट जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा, 2 अमीबा बन जाता है। तो मेरे भाई 2 पार्ट्स में ये बट गए, इसलिए इसको हम लोग बाइनरी विखंडन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यहां पर बाइनरी विखंडन कहेंगे। और यहां पर मेरे भाई हम कह सकते हैं इनका विखंडन हमारा किसी भी तल में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब भी मेरे भाई ये टूटेगा तो बीच में पतला होकर के टूटेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें बाइनरी विखंडन होगा। कैसा विखंडन होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा बाइनरी विखंडन की बात करते हैं, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ये हमारा बाइनरी फिशन होगा, 2 भाग में बटेगा। लेकिन मेरे भाई ये किसी भी तल में ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा बीच में पतला होकर के ये अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मेरे भाई हमारा किसी भी तल लिख दिया, ये हमारा सही है। तो इसीलिए 1 का हमारा 3 मैच करेगा। अब लिस्मानिया डोनोवानी जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, जिससे कालाजार होता है मेरे भाई, इस लिस्मानिया डोनोवानी का जो वाहक होता है, इस प्रोटोजोआ का वाहक होता है, वो हमारा कौन होता है, यहां पर हम कहेंगे सैंड फ्लाई, मक्खी होता है। तो लिस्मानिया डोनोवानी का हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा 2 मैच कर रहा है, और लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से कालाजार होता है। तो मेरे भाई इसमें विखंडन तो होगा, इसमें भी विखंडन होगा, 2 पार्ट्स में ये भी बटेंगे, लेकिन इसका एक निर्धारित तल होता है। ये हमारा कैसा तो कहेंगे, हम कहेंगे लंबाई के अनुरूप ही दोनों पार्ट्स अलग होते हैं। इस तरीके से इसका एक निर्धारित, एक फिक्स हमारा एक प्लेन होता है कि बीच से ही अलग होता है, जिसको हम लोग लिस्मानिया डोनोवानी के नाम से जानते हैं। इसमें विखंडन 2 भाग में बटेगा, लेकिन ये बीचों बीच होता है। इसमें कहीं से भी हमारा हो जाएगा, लेकिन जहां भी होगा पतला बीच में होता है और वो अलग होता है। और उसके बाद हमारा प्लाज्मोडियम की बात करते हैं मेरे भाई, तो हम सभी लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है, इस प्लाज्मोडियम का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इस प्लाज्मोडियम में मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं बहुविखंडन होता है, और बहुविखंडन द्वारा अनेक संतति की कोशिका यहां पर प्राप्त होती है। इसमें हमारा हम लोग कहेंगे यहां पर हमारा बहुविखंडन होता है। तो 3-2-1 आपका ऑप्शन नंबर सी में ही मैच कर रहा था, और आंसर करेंगे यही मेरे भाई। और भी जानते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग हाइड्रा वगैरह की हम आपको बात किए कि हम हाइड्रा की बात कर लेते हैं।
या फिर मेरे भाई इस तरीके से हम ईस्ट की बात कर लेते हैं, जिसको हम अभी खमीर कह रहे थे, जो कि कवक होता है। इन दोनों में याद रखना मेरे भाई कि इन दोनों में मुकुलन होता है। इन दोनों में मुकुलन विधि द्वारा क्या करता है मेरे भाई, हम कहते हैं यहाँ पर रिजनरेशन करता है। तो यहाँ पर मुकुलन विधि द्वारा ये क्या करता है, तो कहेंगे यहाँ पर प्रजनन करता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हम यहाँ पर प्लेनेरिया की हम बात करते हैं, तो प्लेनेरिया में जो हमारा होता है इसको रीजनरेशन पावर कहते हैं। इसमें कैसा होगा कि यहाँ पर हम लोग रीजनरेशन पावर के नाम से जानते हैं, यानी कि मेरे भाई प्लेनेरिया 2-3 भाग में, कितना भी भाग में बट जाएगा, प्लेनेरिया कट जाएगा, फिर भी मेरे भाई वो फिर से नया प्लेनेरिया बन जाता है, रीजनरेट कर लेता है अपने शरीर को, ठीक है। और हाइड्रा में मेरे भाई रीजनरेशन पावर हाइड्रा में भी होता है, लेकिन ईस्ट में रीजनरेशन पावर नहीं होता, ये मुकुलन विधि द्वारा ही करता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन आपका आता है। आगे चलते हैं किस सवाल, ये वाला क्वेश्चंस मुझे पता नहीं चल पा रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। ये बायोलॉजी का ये क्वेश्चंस आपको युग्मक कसावी क्या लिखा हुआ ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश में वो टर्म क्लियर नहीं है, ठीक है। आकार में समान है, कसावी क्या है तो ये पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिएगा इसको। हम लोग बात करते हैं मेरे भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं। अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जीव जंतु का सबसे बड़ा भाग, सबसे जीव जंतु का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसको ऑर्थोपोडा कहते हैं, और ऑर्थोपोडा में ही हमारा मकड़ी, मच्छी या फिर मक्खी या फिर मधुमक्खी की बात करते हैं, बिच्छू की बात करते हैं, पूरा सभी कीट हमारा ऑर्थोपोडा में ही आता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं ऑर्थोपोडा 2/3 हिस्सा हमारे पृथ्वी जीव जंतु का सबसे बड़ा फाइलम होता है, उसके बाद मोलस्का दूसरा सेकंड फाइलम हमारा होता है। लेकिन इसी में हमारा एक आता है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है मेरे भाई, ये चपटा होता है। इसका आकार कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है इसका आकार यहाँ पर चपटा होता है, और चपटा होता है और साथ ही साथ खंड युक्त होता है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतुओं का जो शरीर होता है ना वो कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा यहाँ पर चपटा हुआ होता है। चपटा कहने का मतलब मेरे भाई ये फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है, इसीलिए हम लोग फ्लैट वर्म पढ़ते हैं, फीता कृमि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि इसका शरीर कैसा होता है, कहेंगे इसका आकार चपटा होता है, और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे खंड युक्त होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में वो बटे हुए होते हैं। तो मेरे भाई इसमें से हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, कहेंगे इसमें से कोई नहीं होगा मेरे भाई, हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो जीव हमारे होते हैं वो कौन कौन से होंगे मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग फ्लैट वर्म कहते हैं, और फ्लैट वर्म को हम लोग यहाँ पर फीता कृमि के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा फीता कृमि कहलाता है, फ्लैट वर्म को फीता कृमि कह दिए। इसी तरीके से मेरे भाई लीवर हुक भी होता है, हम यहाँ पर कहेंगे हमारा लिवर फ्लूक भी होता है, और हमारा फ्लैट वर्म भी हो गया, इसी में हम कहेंगे यहाँ पर हमारा लिवर फ्लूक भी होता है। इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई हमारा यहाँ पर लिवर फ्लूक भी होता है, ये भी हमारा कुछ वैसी आकृति का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे फ्लैट वर्म हमारा हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, और आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई टेप वर्म भी हमारा होता है। यहाँ पर टेप वर्म की हम बात करेंगे तो ये भी हमारा होता है, ठीक है। ये सब भी जीव हमारा है, लेकिन ये चपटा हुआ जीव होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ई जाएगा, क्योंकि ये चपटा हुआ आकृति का होता है। और ये कैसा होता है मेरे भाई, ये चपटा हुआ तो ठीक है, साथ ही साथ ये कैसा होगा, तो ये हमारा खंडित भी होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई, तो खंड युक्त यानी कि खंडित भी होता है, खंडित शरीर इसका होता है। इसका शरीर कैसा होगा, तो खंडित शरीर भी होता है मेरे भाई, इसका शरीर कैसा होगा, तो ये खंडित शरीर भी होता है, ठीक है। अलग अलग भाग में बटे हुए आपको दिखेंगे। आगे चलते हैं अगला, निषेचन के बिना यानी कि फर्टिलाइज किए बिना ही फल का निर्माण हो जाएगा, इसको हम लोग पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं, इसको आप कई बार कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का केंद्रीय तंत्र का तंत्र हमारा होता है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं यहाँ पर ह्यूमन विंग्स की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ह्यूमन विंग्स की हम बात करते हैं। ये जो हमारा ह्यूमन विंग्स है इसी में मेल फीमेल दोनों आ जाता है, जो हम लोग हैं। तो जो ह्यूमन विंग्स है मेरे भाई, जो हम लोग की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों इसी में आता है। इस ह्यूमन विंग्स का अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में सीएनएस भी कहते हैं। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे भाई दो पार्ट्स में हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो भी हमारा इसी का पार्ट होता है, और साथ ही साथ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, इन्हीं दोनों को अगर आप मिला देते हो तो मेरे भाई इन्हीं दोनों को मिलाने के बाद इसी को हम लोग यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा होता है ये वाला, ये रिफ्लेक्स एक्शन देता है, इसको प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ये देता है सर रिफ्लेक्स एक्शन।
लेकिन एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, अगर किसी को मान लेते हैं कि कुत्ता काट लेता है, अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो कौन सा डिजीज होता है मेरे भाई? कहते हैं कि आदमी पागल हो जाता है। आप सभी लोग को पता होना चाहिए, जिसको हम रेबीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कुत्ता के काटने से क्या होगा? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जो कुत्ता है, इस कुत्ता के काटने से क्या होता है? तो कहेंगे कुत्ता के काटने से यहां पर रेबीज होता है। इसके काटने से क्या होगा? तो कहेंगे कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। लेकिन जो रेबीज है मेरे भाई, इस रेबीज के कारण क्या होता है? कहेंगे इस रेबीज के कारण आपको ध्यान रखना है, इस रेबीज के कारण क्या होगा मेरे भाई? तो हाइड्रोफोबिया होता है। कैसा फोबिया होगा? तो कहेंगे यहां पर हाइड्रोफोबिया की हम बात करेंगे। और हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब है पानी से डर लगता है। फोबिया का मतलब डर, और हाइड्रो का मतलब पानी, पानी से डर लगता है। और दूसरी बात है मेरे भाई, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये किसको प्रभावित करता है? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? कहेंगे यहां पर ये अफेक्टेड करता है, यानी कि उसको अफेक्ट डालता है, उसको प्रभावित करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ये दोनों होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई आप बता दीजिए इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? तो हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों होगा। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं ना, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछता है, ये हमें रिफ्लेक्स एक्शन देता है। ये कैसा देगा? तो कहेंगे इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन देता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और रिफ्लेक्स एक्शन कहने का मतलब मेरे भाई आप समझ लीजिए, ये प्रतिवर्ती क्रिया हमें प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कुछ भी हो गया, कोई चींटी भी काट लेता है आपको, तो आपको दर्द करता है, आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है इसी के माध्यम से। और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ स्पाइनल नर्व होता है, जो कि 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व हमारा होता है। इससे जुड़ा हुआ 31 जोड़ा मतलब समझ लीजिए 62, 31 जोड़ा क्या होगा? यहां पर स्पाइनल नर्व होता है। 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कितना जोड़ा मेरे भाई? 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व होता है, ये ध्यान रखना। ब्रेन में हमारा क्रेनियल नर्व होता है, जो कि हमारा यहां पर 12 जोड़ा होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका आसान ही है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक की बात कह रहा है? कौन सा ऐसा हमारा केमिकल कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन से बना हुआ है, और आमतौर पर मेरे भाई कह रहा है कि आमतौर पर मांसपेशी को, आमतौर पर हमारे मसल्स को आराम देने, और या कंधे हो गए, गर्दन हो गया, पीठ हो गया, हमारे खोपड़ी के दर्द को क्या करता था? ये दूर कर देता है। हम कहेंगे मेरे भाई ये हमारा कौन होगा? तो हम लोगों को ध्यान रखना है, ये हमारा सेंधा नमक होता है, जिसको हम लोग एप्सम सॉल्ट कहते हैं। ये सेंधा नमक का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपके माइंड में इस तरह का जो चीजें आता है, ये सारी चीजें आपका खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है मेरे भाई कि डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल ज्यादातर करें, ताकि आप इन सब चीजों से बच पाएंगे, थकान से बच पाएंगे, आपको भरपूर नींद आएगा, पूरी अच्छी तरीके से आपका बॉडी संतुलित रहेगा। इसलिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लैक सॉल्ट का नहीं मेरे भाई, एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पर सेंधा नमक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे फिटकरी का इस्तेमाल तो हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए करते हैं मेरे भाई, आप सभी लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरे भाई बहुत आसान है। कह रहा है कि यहां पर वैश्विक ऊष्मन की बात करते हैं। वैश्विक ऊष्मन के अलावा ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और आपको पता होगा मेरे भाई कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे? तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो मेरे भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसके लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन हाउस गैसेस हमारा क्या होता है? यहां पर रेस्पॉन्सिबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है मेरे भाई, उसमें मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो मुख्य रूप से आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो मेरे भाई मुख्य रूप से कौन होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो हमारा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और ये क्वेश्चन कई बार मेरे एग्जाम में आया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा मुख्य रूप से क्या करता है? हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग करता है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे वायुमंडल का जो तापमान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह से जब हमारा इस तरह से मेरे भाई हम कहते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री से जब वहां पर हमारा कोयला वगैरह जलता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन होता है, और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पड़ा हुआ है। जब आएगी प्रकाश की किरणें उसको अवशोषित कर लेगा और जाने नहीं देगा, तो हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर ऐसी प्रवृत्ति इसके अंदर ऐसी गुण होते हैं मेरे भाई, जो प्रकाश सूर्य से जाने वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेता, जाने ही नहीं देता है।
इस तरीके से मेरे भाई हम कहते हैं ये हमारा मेन। लेकिन आपको ध्यान रखना जो ग्रीन हाउस गैसेस रेस्पॉन्सिबल है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, वो हमारा क्या होगा तो हम कहेंगे यहां पर हमारा जलवाष्प की हम बात करेंगे, हमारे वाटर वेपर भी हमारे वायुमंडल में है, ये भी हमारा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ओजोन भी होगा, हमारा मीथेन भी होता है, और मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हम बात करते हैं मेरे भाई, ये भी हमारा यहां पर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सब जो हमारे हैं ये सभी के सभी हमारे ग्रीन गैस, ये हमारे क्या तो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर हमारा आता है, और ये सभी अपना अपना रंग दिखाता है। लेकिन सबसे अधिक हमारा मुख्य रूप से अगर कोई होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हमारा यही होता है। इसके अंदर मेरे भाई ऐसी प्रकृति होता है कि सूर्य से आने वाली सभी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है। सूर्य से आने वाली मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि ये सूर्य से आने वाली सभी विकिरण को क्या करता है, सूर्य से आने वाले सभी विकिरण को क्या करता है, सभी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। और जब सभी विकिरण को यह अवशोषित कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, और जब अवशोषित कर लेगा फिर दोबारा उसको जाने नहीं देता है, अवशोषित कर लेगा तो हम कहते हैं अवशोषित करने के बाद हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है उसको यह बढ़ा देता है, और पृथ्वी का टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ गया तो समझ लीजिए उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो मेरे भाई इसीलिए पेड़ पौधे वगैरह लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग कम करते हैं। जितना पेड़ पौधे आप लगाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहां पर हम लोग कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका इस्तेमाल हो जाएगा, और कम मात्रा में होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, और वहां का एनवायरमेंट मेरे भाई हम कहेंगे उतना ज्यादा तापमान वाला नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें से कौन सा होगा तो कहेंगे ना तो ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस है, ना तो नाइट्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस है, ना तो हमारा हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस है मेरे भाई। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस हमारा कौन सा है तो कोई नहीं है, ये सब में से कोई नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, और होता क्या है कि जब सूर्य से छोटी छोटी वेवलेंथ वाली किरणें आती है और जब जमीन पर आती है मेरे भाई, जो सब मिल करके बड़ी वेवलेंथ बना लेती है, और बड़ी वेवलेंथ फिर वापस नहीं जा पाती है, बड़ी वेवलेंथ हमारा फिर नहीं जा पाता, वो हमारे पृथ्वी पर ही रह जाता है। आगे चलते इस क्वेश्चन की बात करते, कह रहा है कि एक गतिमान वस्तु की बात कर रहा है, और गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। मेरे भाई संवेग की बात करता है, मान लेते कि ये हमारा वस्तु है, अगर इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इसकी वस्तु की गति अगर v है, तो इस वस्तु में अगर कोई आपसे संवेग की अगर चर्चा कर लेता है, मोमेंटम की चर्चा कर लेता है, तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई कि किसी भी वस्तु का संवेग अगर हमें निकालना होता है, किसी भी वस्तु का संवेग अगर हमें निकालना होता है तो उसके द्रव्यमान में उसके वेग से गुना कर देते हैं। इसका मतलब मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि जो संवेग हमारा है ये समान, ये हमारा क्या होगा यहां पर P बराबर mv होगा, यानी कि इस संवेग का जो हमारा यहां पर मान होता है, इस संवेग का जो यहां पर मान होगा वो द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई गतिमान वस्तु का संवेग जो होगा वो हमारा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, दूसरा है गतिमान वस्तु का संवेग जो होगा उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर कर रहा है। यानी मेरे भाई द्रव्यमान भी है वेग भी है, क्योंकि यहां पर गतिमान वस्तु का संवेग की वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम कहेंगे उसके द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल पर निर्भर करेगा। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट आपका द्रव्यमान के साथ साथ वेग दोनों दे रखा है। ठीक है, और इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग आसानी से कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इसमें रिलेटेड मेरे भाई एक दो क्वेश्चन आपका आता है जो हम थोड़ा रिलेट कर देते हैं, चूंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, अब किसी वस्तु का संवेग होगा, यहां से वस्तु यहां जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके वेग में परिवर्तन के कारण संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि संवेग में अगर परिवर्तन होता है ना, तो संवेग में परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आवेग, इंपल्स कहते हैं। दूसरी बात यहां पर एक और क्वेश्चन हमारा बनता है कि संवेग में परिवर्तन तो ठीक है, संवेग में परिवर्तन की अगर दर अगर बोल देता है तो समय से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें ये क्या देता है कि यहां पर बल देता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये दोनों स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आता है, लोग गलती कर जाते हैं। संवेग में परिवर्तन सिर्फ बोलेगा तो आवेग देगा, संवेग में परिवर्तन की अगर दर लगा दिया तो मतलब बल हमें देगा। तो मेरे भाई आपको ये चीज ध्यान रख करके आपको बताना है। और संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो समानुपाती होती है बल का, ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है।
क्योंकि हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य हमारा कितना होगा। मेरे भाई अगर हम कार्य की बात करते हैं तो सिंपल एक फॉर्मूला हम लोग कार्य का जानते हैं कि कार्य हमारा बल गुना में क्या होगा, तो कहेंगे कार्य हमारा बल गुना में विस्थापन होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है। मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला हमारा कार्य का होता है ये मेरे भाई एफ एस कॉस थीटा हमारा होता है। ये बात सभी लोग जानते होंगे। ये बल है, ये विस्थापन है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण हमारा यहां पर थीटा होता है। कि मान लेते कि किसी भी वस्तु पर कोई, अगर मान लेते यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है और इस वस्तु पर अगर मान लेते कि ये वस्तु यहां पर है और कोई बल लगा करके इस वस्तु को अगर खींचना चाहता है इधर एफ और विस्थापन और आगे होगा, तो इनके बीच का ये एंगल हमारा थीटा होता है। तो ये कितना आगे जाएगा वो डिपेंड करेगा मेरे भाई इस फोर्स के ऊपर, वो डिपेंड करेगा इस विस्थापन के ऊपर, डिपेंड करेगा मेरे भाई किसके, थीटा के ऊपर। तो हमारा कार्य यहां पर बल विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है उस पर भी निर्भर करता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर किया गया कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा, और जो हम अप्लाइड फोर्स इस पर लगा रहे हैं खींचने के लिए उस पर भी निर्भर करेगा। यानी कहने का मतलब इस पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, विस्थापन होना जरूरी होता है, और उनके बीच में जो कोण है, बल और विस्थापन के बीच एंगल है, यहां पर फॉर्मूला में देखिए थीटा दे रखा है, हम कहेंगे इस पर भी निर्भर करेगा। और इसी तरीके से जो हम लोग अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, प्रयुक्त बल की हम बात करें उसको खींचने के लिए, उस पर भी निर्भर करेगा। मेरे भाई ये तीनों पैरामीटर तो हमारा दिख रहा है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान इस फॉर्मूला में कहीं भी नहीं दिख रहा है, ना इसमें वस्तु का द्रव्यमान दिख रहा है, ना यहां द्रव्यमान की कोई चर्चा की गई है। तो मेरे भाई हम कहेंगे ये नहीं होगा। यानी अगर हम आंसर करेंगे तो ए, बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ए, बी, सी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, हम यही आंसर करेंगे। तो क्वेश्चंस को पूरा का पूरा मेरे भाई आप इस तरीके से अगर करिएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको एक एक चीज यहां पर सेलेक्ट करके आंसर्स करने पड़ेंगे। आप फॉर्मूला में देखिए ना, कहीं भी द्रव्यमान दिख रहा है कार्य में, कहीं नहीं है, तो उस द्रव्यमान की हम चर्चा यहां पर नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा जो कार्य होता है इन्हीं पैरामीटर पर यहां पर निर्भर करेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से, ये तो लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, हमने आपको बताया था कि कैसे बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा सेट में मैंने कराया हुआ है मेरे भाई, एच के साथ वो रेखिंग ढंग से बढ़ेगा, मैंने क्वेश्चन को कराया हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता देते हैं। कह रहे कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक आप कॉर्क और एक कील को डालते हैं, जाहिर सी बात है कॉर्क हमारा हल्का होता है और जो कील होता है वो हमारा भारी होता है। कील हमारा लोहा का होगा तो उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, और कॉर्क हमारा हल्का होता है मेरे भाई। तो जो हल्का होता है वो तैरेगा, जो भारी होगा वो डूब जाता है। वो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, जिसका डेंसिटी कम होता है वो तैरता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो डूब जाता है। डेंसिटी मेरे भाई अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि डेंसिटी हमारा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, डेंसिटी हमारा टेम्परेचर पर निर्भर करता है, डेंसिटी हमारा प्रेशर पर निर्भर करता है। एक बात मेरे भाई, इस बात को आप हमेशा के लिए सीख लीजिए, अगर कभी भी घनत्व की अगर बात करता है ना, कभी भी अगर आपसे घनत्व की बात करता है, जिसको हम लोग यहां पर डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, डेंसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं आया है तो आने की संभावना यहां से है। डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं मेरे भाई। ये किस किस बात पर निर्भर करेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। जो डेंसिटी होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि अलग अलग पदार्थ की लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक तो हमारा ये क्लियर होगा कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारे टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी का मान घट जाता है। और तीसरा मेरे भाई याद रखना कि ये प्रेशर पर भी निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो हमारे दाब और दाब दोनों पर निर्भर करता है। यहां पर हम तापमान की बात कर रहे हैं और यहां पर हम दाब की बात करते हैं। ये इन तीनों पैरामीटर पर हमारा ये निर्भर करता है जब हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो मेरे भाई डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये बात आप सब लोग जानते होंगे। हमारा घनत्व जो तो आयतन, द्रव्यमान अपन में आयतन होता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में, कह रहा है कि पानी भरा हुआ एक बीकर में है और कहता है कि उसमें एक कॉर्क की हम बात कर रहे हैं और एक कील की बात करते हैं। उसको जब रखते हैं तो कॉर्क हमारा तैरता है, कील डूब जाता है। चूंकि मेरे भाई कॉर्क का घनत्व कम है, कील का घनत्व ज्यादा होगा, हम कहेंगे इस तरीके से पानी से। तो मेरे भाई जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो हम कहेंगे मेरे भाई कॉर्क का जो घनत्व होगा पानी से हम कहेंगे कम होगा, इसलिए कॉर्क तैरेगा। कील का जो घनत्व हमारा होगा वो हमारा पानी के घनत्व से ज्यादा होगा, इसलिए कील नीचे डूब जाएगा। तो आप देख लीजिए कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। मेरे भाई कॉर्क का घनत्व अगर पानी के घनत्व से अधिक होगा तो कॉर्क डूब जाएगा,
ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे कहता है कॉर लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, तभी तो हमारा लोहे का कील डूब गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। कॉर्क का जो द्रव्यमान होगा लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक होगा। मेरे भाई याद रखना है कि जब कभी भी कोई वस्तु नीचे डूब जाती है या तैरती है तो उसके पीछे द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं होता है। वहां पर हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि वहां पर हमारा डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, घनत्व में अंतर के कारण। जिसका घनत्व कम होगा वो हमारा तैरेगा, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो आसानी से डूब जाता है। इस बात को देकर के मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहां पर सही कह रहा है। बाद बाकी आगे चलते हैं, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट्स हम आपको बताए हैं ये सारे पॉइंट्स मेरे भाई आपके एग्जाम का क्वेश्चंस है। आपको पढ़ने के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चीज को कैसे पढ़ते हो। और ध्यान रखना मेरे भाई, एक पदार्थ के लिए अगर पदार्थ सेम है तो हम कहेंगे उसका घनत्व भी सेम होगा। अगर मेरे भाई पदार्थ सेम है तो घनत्व सेम होता है, और तापमान के बढ़ने से घनत्व का मान घटता है और दाब के बढ़ने से घनत्व का मान और बढ़ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप सूटकेस में कपड़ा पैक कर रहे हैं। जब सूटकेस में कपड़ा पैक करेंगे और बहुत सारा कपड़ा को आप एक ही सूटकेस में डाल रहे हैं तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि कपड़ा का डेंसिटी बढ़ रहा है, और कपड़ा का डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो उसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए मेरे भाई प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी के समानुपाती होता है। तो हम कहते हैं कि यहां पर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर समानुपाती डेंसिटी का होता है। यानी अगर मेरे भाई डेंसिटी ज्यादा होगा तो हम कहेंगे यहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और टेम्परेचर के साथ ये उल्टा रिलेशन में होता है। हम कहेंगे यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाता है, यह ध्यान में रखेंगे। और अलग अलग पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, जितने भी पॉइंट्स हम आपको लिखाते हैं ये सभी पॉइंट्स का एक्युमुलेशन ही मेरे भाई आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा, और हर एक पॉइंट्स को आप जरूर लिखते चले जाइए। अगला कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। और आपको पता है मेरे भाई कि ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे मेरे भाई ध्यान में रखना है कि प्रकाश का ध्रुवन होता है, प्रकाश हमारा ध्रुवन होता है, प्रकाश का ध्रुवन होता है, लेकिन ध्वनि का कभी ध्रुवन नहीं होता। ये बात बिल्कुल मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे कहता है कि जो ध्वनि तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। हमने आपको कई बार बोला है कि ध्वनि तरंग हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होता है। मेरे भाई अनुप्रस्थ तरंग तो हमारा प्रकाश तरंग होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा गलत है। तो रीजन गलत है, असर्थन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि मेरे भाई ऑप्शन सी में ही ऐसा होता है कि असर्थन सही है और रीजन अगर गलत है तो आपका आंसर यही होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। बाद बाकी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई हम आपको बता देना चाहते हैं, ये आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अहम है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो ना, आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाए कि आप सोच नहीं सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये वाले टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं इसको तो आप लगातार टेस्ट देते रहिए, इसका यूट्यूब पर डिस्कशन हम आपको कराते ही रहेंगे, लेकिन मेरे द्वारा सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा ना, तो आपकी तैयारी में मेरे भाई चार चांद लग जाएगा। आप अपने पोजीशंस को सबसे एस्टैब्लिश कर पाओगे। अपने पोजीशंस को एस्टैब्लिश करने का मतलब है एक सीट आपका पक्का कर पाओगे। आपको ये कभी भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि मेरा 200-400 रुपया 500 रुपया खर्चा हो रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई कि लाइफ में आप अगर अपने पढ़ाई के प्रति कितना भी पैसा खर्चा कर दोगे ना, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन आप एक बात जरूर सीख लेना, एक बात जरूर आपको ये फील एहसास जरूर हो जाएगा कि अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपने बहुत कुछ सीखा भी है। तो ये जिंदगी में आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आप जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको काम आता रहेगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको कराने जा रहे हैं, 25 तारीख से हमारा एक बैच अनाउंस हुआ है मेरे भाई। वो हम नहीं, आप ही लोग के कहने पर ये नियुक्ति 4.0 हम लेकर के आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे को नहीं पता होगा, नियुक्ति बैच ये आपका लॉन्च हुआ है और ये नियुक्ति बैच आपका 4.0 के लिए है। और मेरे भाई नियुक्ति बैच जो 4.0 के लिए हम आपको करा रहे हैं ना, इस बार मेरा टारगेट है कि इसमें 4000 एमसीक्यू तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस 4000 एमसीक्यू में मेरे भाई मैंने क्या किया है, तो 2000 एमसीक्यू की अगर हम बात करते हैं ना, ये 2000 एमसीक्यू हमारा क्या होगा, क्योंकि यहां पर हम चैप्टर वाइज की हम बात करेंगे। यहां पर हमारा ये चैप्टर वाइज चलना है, और साथ ही साथ मेरे भाई इसमें 2000 क्वेश्चन और जो हमारा होगा, हमारा ये टारगेट है कि 2000 क्वेश्चन आपको यहां पर हम मिक्स कराएंगे। अब मामला क्या है मेरे भाई कि ये 2000 क्वेश्चन ये चैप्टर वाइज हमारा होगा और ये मिक्स होगा। इससे क्या फायदा है कि आपकी तैयारी मेरे भाई यहां से मैं आपकी तैयारी बेसिक से अच्छी हो जाएगी, और यहां से आपकी तैयारी मेरे भी ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इसमें हम उसी क्वेश्चंस को समायोजित किए हैं मेरे भाई, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमने वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इसमें डाला है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी होता है, अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप इतने लगातार क्वेश्चंस को देख रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस को करा रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो मेरे भाई हम आपको गैस कर देंगे कि कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है और क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि वो एक रामबाण होगा, क्योंकि उसमें मेरा ही कंसेप्ट और उसमें हम ही उसको
अलग तरीके से डिजाइन करके आपके लिए दे रहे हैं। तो ये नियुक्ति बैच आप समझिए मेरे भाई आपके लिए सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक साबित होगा, और आप इसको करके देखोगे तो इस बार पता चल जाएगा। और जो स्टूडेंट पिछली बार टीआरई 3 में भी किए होंगे उनको पता होगा कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस बार अगर आप नियुक्ति 4.0 कर लेते हैं तो आपकी तैयारी मेरे भाई जितनी पहले थी उससे कई गुना आपकी तैयारी और बढ़ जाएगी, और आप सबसे पहला चीज है कि आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे। मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं जिसको पढ़ाता हूं मेरा काम है मेरे भाई हर एक बच्चे तक अपना इंफॉर्मेशन देना ताकि वो अच्छा कर पाए। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों बोला कि बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चंस पूछता है, और 2-3 तरह का जो क्वेश्चंस हमारा होता है ना वो सीमित है, उसके एरिया सीमित है, और वो क्वेश्चंस अगर आप कर लिए ना तो आप डेफिनेटली मेरे भाई इस तरह के कभी भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप श्योर कर लीजिएगा, बशर्ते कि आपके अंदर मेरे भाई शिद्दत होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। नियुक्ति 4.0 क्योंकि मैंने नियुक्ति 3.0 वाले लिया था, बहुत अच्छा था। बिल्कुल मुरली जी आप इस बार भी कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप करके देखिएगा तो पता चलेगा कि सर ने जो बैच दिया है ये कहीं ना कहीं मेरे भाई आप लोगों की इसकी जरूरत थी, और बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड था, इसीलिए मैंने नियुक्ति 4.0 प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर यह बैच लॉन्च किया है। और 25 तारीख से, आज 23 हो गया, कल 24 है, परसों से ये बैच हमारा अनाउंस है, और ये 25 तारीख से आपको ये बैच आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग मेरे भाई प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से जुड़ करके जाकर के उसको आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेरे भाई पी टाइप का जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, एक बात तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब कभी भी हम सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, जब कभी भी मेरे भाई हम यहां पर सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, तो इस सेमीकंडक्टर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चालक, अर्धचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर अर्धचालक के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है? तो कहेंगे ये हमारा अर्धचालक होता है, इसको हम लोग यहां पर सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर इस सेमीकंडक्टर की बात करेंगे मेरे भाई तो दो तरह का सेमीकंडक्टर हमारा होता है, याद रखना कि दो तरह का होगा। एक हमारा क्या होगा कि यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और एक मेरे भाई यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा होता है। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, नोट्स जरूर इसका बना लेंगे। अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं मेरे भाई, तो जो एन टाइप होता है ये हमारा पेंटावैलेंट होता है, और आपके एग्जाम में ये लाइन भी पूछता है, ये हमारा पेंटावैलेंट होता है। और पेंटावैलेंट कहने का मतलब है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना कि इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो 5 होती है। तो जो एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं, और वो हमारा पेंटावैलेंट यहां पर होता है। लेकिन हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। दूसरी तरीके से मेरे भाई यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? तो ये हमारा ट्राइवैलेंट होता है, जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस मेरे भाई यहां पर इंपॉर्टेंट है इसके। अगर ये ट्राइवैलेंट होगा तो आपको ध्यान रखना कि ट्राई का मतलब 3 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, इसलिए ये 5 है। ये ट्राई का मतलब 3 होता है, इसका मतलब मेरे भाई इसकी जो वैलेंसी होती है, इसके वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे, इसकी वैलेंसी यहां पर 3 होगा। यहां तक तो चलो मेरे भाई कि दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। ये पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम आसानी से कह सकते हैं कि किसमें किसकी संयोजकता कितनी होगी, आप आसानी से उसकी वैलेंसी को बता सकते हैं। अब दूसरी बात मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा होता है ना, इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। एक हमारा शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, एक हमारा अशुद्ध होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये सेकंड पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई आपके एग्जाम का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये हमारा यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा होता है, ये इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर हमारा यहां पर है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा कैसा होता है? इसको हम लोग यहां पर कहते हैं ये हमारा शुद्ध सेमीकंडक्टर हमारा होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है? हमारा ये शुद्ध होता है। और यहां पर एन टाइप की अगर हम बात करते हैं, इस एन टाइप की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर मेरे भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है मेरे भाई, ये हमारा अशुद्धियां, इसमें अशुद्धियां होती है, ये हमारा अशुद्ध होता है। ये कैसा होगा? तो कहेंगे ये हमारा यहां पर इंप्योर होता है, ये इंप्योर होगा। और ये हमारा कैसा होगा? कि ये शुद्ध होता है, जिसको हम लोग यहां पर प्योर कहते हैं।
अब मामला यह है मेरे भाई कि डोपिंग की बात आती है, क्योंकि क्वेश्चंस डोपिंग पर पूछता है और उस डोपिंग पर हम आते हैं और वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस शुद्ध अर्धचालक की हम बात करते हैं। और शुद्ध अर्धचालक हमारा कौन सा होगा, इंट्रिंसिक को कहते हैं, और ये पी टाइप का हमारा होता है। तो जो शुद्ध अर्धचालक होता है ना, इसमें अशुद्धियां मिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें हम लोग अशुद्धियां मिलाते हैं। इसी में हम क्या करेंगे, तो यहां पर अशुद्धियां मिलाते हैं मेरे भाई, अशुद्धियां मिलाते हैं। इसमें अशुद्धियां जो मिलाते हैं, ये जो अशुद्धियां हम मिलाते हैं, इसी को हम डोपिंग कहते हैं। इसी को मेरे भाई क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर डोपिंग कहते हैं। तो एक बात तो हमारा यहां क्लियर हो गया कि अगर किसी भी शुद्ध अर्धचालक में ही अशुद्धियां मिलाएंगे, जो अशुद्ध है उसमें अशुद्धियां मिला के क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है डोपिंग इसका नहीं होता है। इसमें हम लोग डोपिंग नहीं करेंगे। यहां पर मेरे भाई डोपिंग नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है कि यहां डोपिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई ये अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध होगा उसमें हम लोग अशुद्धियां नहीं मिलाते हैं। हम लोग किस में मिलाते हैं, तो हम लोग शुद्ध में मिलाते हैं। इसलिए मेरे भाई हम कहते हैं कि इसमें हमारा डोपिंग होता है। तो क्वेश्चन तो कई रूप में आपसे पूछेगा, डोपिंग किसमें होगा, किसमें डोपिंग नहीं होगा। डोपिंग का मतलब होता है उसमें अशुद्धियां मिलाना। अगर आप अशुद्धियां मिला रहे हैं तो अशुद्धियां मेरे भाई शुद्ध में मिलाया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अगर आप डोपिंग करते हैं, इस डोपिंग करने का एक रीजन है। इस डोपिंग करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है, इस डोपिंग करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, अशुद्धियां मिलाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है मेरे भाई कि आप इसके कंडक्टिविटी यानी चालकता को बढ़ाना चाहते हैं। डोपिंग करके क्या करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप कंडक्टिविटी चालकता को आप बढ़ाना चाहते हैं। कंडक्टिविटी यानी कि चालकता को आप बढ़ाते हैं। तो डोपिंग करके क्या करते हैं, आप चालकता को बढ़ाते हैं। मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं यहां एक अहम है। तो सेमीकंडक्टर की जो कहानी है, इतने तरीके के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। अब आप देखिएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेमीकंडक्टर एक तो हमारा पी टाइप होगा और दूसरा हमारा एन टाइप होगा। कैसे याद रहेगा मेरे भाई, तो एन टाइप में पेंटा में एन देखिए आता है, पेंटा में आपको एन आता है। तो अगर कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर तो वो पेंटा होगा, और हम कहेंगे वो पेंटा होगा तो हम कहेंगे यहां पर पेंटावैलेंट कहेंगे, उसकी वैलेंसी 5 होगी, उसकी वैलेंसी 5 होगी। दूसरी तरीके से अगर देखिएगा तो हमारा पी टाइप होगा, तो कहेंगे अगर ये 5 हो गया तो ये 3 वाला कहेंगे, तो ये ट्राइवैलेंट हो जाएगा, और इसकी वैलेंसी 3 है इसलिए इसको ट्राइवैलेंट कहते हैं। और जो पी टाइप होता है ना, ये हमारा शुद्ध होता है, और जो एन टाइप होता है ये हमारा अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध में हम अशुद्धियां क्यों मिलाएंगे, ऑलरेडी वो अशुद्ध है। तो मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, जो शुद्ध होता है उसमें अशुद्धियां मिलाते हैं, हम लोग इसमें डोपिंग करते हैं। इसमें हम लोग डोपिंग नहीं करते हैं। अब डोपिंग करके क्या करते हैं, उसकी चालकता को मेनली बढ़ाना होता है। डोपिंग करके हम लोग चालकता को बढ़ाते हैं, इसलिए डोपिंग करते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आशीष सर की कृपा से मेरा 6 to 8 साइंस में 38/40। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत जी, आप लगातार मेहनत कीजिएगा तो श्योर आएगा। और मेरा तो ये टारगेट है कि इस बार इतने बेहतरीन तरीके से हम बाइलिंगुअल क्लास क्वेश्चंस ही हम प्रोवाइड करेंगे। मेरा इस बार टारगेट है कि आप सभी लोगों को, कि अगर 80 नंबर का आप एग्जाम देते हैं तो 80 में 75 प्लस या 70 प्लस आप साइंस के स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि शिद्दत के साथ आप मेहनत कीजिएगा। और अभी से आपके पास समय है, 3-4 महीना मेरे साथ समय बिताइए, देखिएगा आपकी तैयारी कहां से कहां पहुंच जाता है। अब अगर हमारे सामने में ये आएगा तो जाहिर सी बात हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को देख करके हम बता पाएंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। मेरे भाई बोरोन, गैलियम और यहां पर फास्फोरस दे रखा है। एक बात बताइए कि फास्फोरस के परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको कि सर फास्फोरस का 15 परमाणु संख्या तो 15 होता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो पहले में तो 2 जाएगा, बचेगा कितना, तो मेरे भाई 8 बचेगा, और बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो मेरे भाई जब बाहरी कक्षा में यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, तो जाहिर सी बात है ये पेंटावैलेंट होगा। अगर ये पेंटावैलेंट होगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो हम पी टाइप की बात ही नहीं करेंगे, इसमें से फास्फोरस हमारा यहां से खत्म हो गया, इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए, मेरे पी टाइप चाहिए, और पी टाइप में वैलेंसी 3 चाहिए। अगर हम लोग बोरोन की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी कि 5 होगा। अगर इसमें 5 की अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमारा इसका परमाणु संख्या अगर 5 होगा, तो मेरे भाई पहले में 2 जाएगा, बचेगा कितना, तो 3 बचेगा, यानी इसकी वैलेंसी 3 होगी। इसका मतलब ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि हमारा बोरोन जो होगा मेरे भाई ये ट्राइवैलेंट होगा। अगर मेरे भाई गैलियम की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये गैलियम जो हमारा होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, आप सभी लोग मेरे भाई बताएंगे। लोग यहां पर बात कर रहे थे किसका, तो हम लोग बात कर रहे थे मेरे भाई यहां पर फास्फोरस नहीं होगा, क्योंकि 5 हो गया तो ये हमारा एन टाइप होगा। बोरोन में हमारा 3 आता है, ये हमारा ट्राइवैलेंट हमारा हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा। इसका तो गैलियम की बात करते हैं ना, इसका भी 31 होता है। गैलियम का भी कितना होगा मेरे भाई, तो 31 होता है इसका एटॉमिक नंबर, शायद 31 ही होता है, देख लीजिएगा मेरे भाई स्कैंडियम, ये हमारा 31 ही होता है। और 31 को अगर देखेंगे तो 2 8, फिर हमारा कितना होगा मेरे भाई 8 होगा, फिर हमारा 18 होगा। तो मेरे भाई 2 8 10 और 10 8 18
और हमारा कितना बच जाएगा इधर, हम कहेंगे 2 8 10 8 18, और 18 में हम कहेंगे मेरे भाई फिर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर 2 8 18, चलो ऐसे करते हैं 2 8 18, 18 10 28 और बचा कितना मेरे भाई, तो 3 बच गया। यानी यहां भी आपका 3 बच रहा है मेरे भाई। इस परिस्थिति में हम कहेंगे ये भी हमारा हो जाएगा प्योर, ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी ट्राइवेलेंट होगा, ये दोनों ट्राइवेलेंट होगा। इसलिए हम कहेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे मेरे भाई वो क्या होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा क्या होगा, तो कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग जो डोपिंग करेंगे तो किसका करेंगे, तो यहां पर हम लोग ब्रोमीन के साथ में हम गैलियम का भी डोपिंग करेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 हमारा है, और ट्राइवेलेंट हमारा होगा। ये पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप बीपीएससी एग्जाम के लिए आप इसको टिक आउट कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा घुमा करके पूछा गया है, और थोड़ा अगर आप दिमाग लगाए तो आप आंसर को कर लीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, एक बार बताइए तो देख लेते हैं एक बार सबका मैसेज एक बार फटाफट करके। मुरली जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर बताइए, सुगु जी बताइए, मुनाब जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, श्रीकांत जी, विक्रम गुप्ता जी, मुनाब जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। आंसर कह रहे हैं कि बी हमारा राइट होगा। देखते हैं, कह रहे हैं मेरे भाई इसमें एक जगह खेला है, कहता है कि एक प्रकाश की किरण की बात करते हैं, और जो प्रकाश की किरण हमारा है ये वायु से होकर के एक द्रव से गुजरती है, वायु से द्रव में गुजरती है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। सर अपना कौन सा बैच लूं, प्लस बताइए थ्योरी के लिए। देखिए अगर आपको थ्योरी करना होगा ना, प्लीज बताइए थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए अगर लेना है तो अखंड ज्योति बैच ले लीजिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप एमसीक्यू के लिए मेरे भाई आप नियुक्ति बैच ले लीजिए। ये 2 बैच आपको करना है, 2 बैच बहुत शिद्दत से हम आपको कराएंगे। इसलिए अखंड ज्योति बैच से थ्योरी सीखिए, और थ्योरी से हर एक पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और आपको नियुक्ति बैच से आपको मेरे भाई पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम एक जगह करके आपको प्रोवाइड करेंगे। आप दोनों करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्वेश्चंस के लेवल और दोनों की थ्योरी में कितना दम है। आप इधर उधर बहुत भटकेंगे, लेकिन कंटेंट अगर आपको चाहिए, सही क्वालिटी अगर चाहिए, थोड़ा लेट लगेगा। मेरे क्लासेस थोड़ा ज्यादा जाते हैं, हम अपनी क्लासेस को, जो क्लासेस 5 दिन का होता है 6-7 क्लासेस चली जाती है, उसके लिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि कंटेंट ज्यादा मिलेगा और कंसेप्ट मिलेगा, तो टाइम थोड़ा लगता है। अभी आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आया, और अभी एग्जाम होने की संभावना फरवरी से पहले नहीं है, इसलिए आप अखंड ज्योति बैच को भी कर लीजिए थ्योरी के लिए। और आपको नियुक्ति की बैच जो है वो एमसीक्यू के बैचेज हैं, वो हम आपको पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें कराते हैं, ताकि आपकी तैयारी मेरे भाई दोनों तरीके से बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, सिलेक्शन बैच लिया सर, दम एग्जाम्पलर केवल, हाँ उसमें विक्रम गुप्ता जी, उसमें तो एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन थे, जो भी एग्जाम्पलर का पूछा हुआ क्वेश्चन था उसको मैंने उसमें कराया था। तो अगर आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बाद बाकी आगे की जो बैचेज हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सुगो जी, अगर आप इस बार करेंगे, और 2 ही बैच काफी है, बस और बस आपको शिद्दत से काम करना है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर के द्रव्य में गुजरती है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री, थीटा का मान है 15 डिग्री कोण से वो विचलित हो जाती है। इसका मतलब है मेरे भाई विचलन कोण दे रखा है, ये कौन सा कोण दे रखा है, तो डेविएशन कोण दे रखा है, और डेविएशन कोण को डेल्टा से दिखाते हैं, और कितना डिग्री दे रखा है, तो आपको 15 डिग्री आपका डेविएशन एंगल है। ये मेरे भाई कौन सा एंगल है, तो हम कहेंगे यहां पर ये हमारा विचलन कोण की हम बात करते हैं। ये आपको विचलन कोण एक्चुअली में दे रखा है, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना मेरे भाई, ये आपको विचलन कोण दे रखा है। अब कहता है अगर आपतन कोण की अगर बात करता है, अगर वो हमारा 60 डिग्री है, यानी आपतन कोण कहने वाला मेरे भाई इंसिडेंस एंगल की हम बात करते हैं, थीटा आई की बात करते हैं, या सिंपल आप इसको आई भी कह दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई। इंसिडेंस एंगल को आई भी कह दीजिएगा तो ये चलेगा, और ये 60 डिग्री आपको दे रखा है। तो हमारा जो आपतन कोण है वो 60 डिग्री है, हमारा डेविएशन इतना है, तो मेरे भाई हम लोग यहां से रिफ्लेक्शन एंगल, जिसको अपवर्तनांक, जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं, वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विचलन का, और वो डेल्टा इक्वल टू हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना जो विचलन हमारा होता है वो इंसिडेंस एंगल माइनस रिफ्लेक्शन एंगल, हमारा ये रिफ्रैक्शन एंगल होता है जो हमारा हो, तो ये आपतन कोण माइनस आपतन कोण माइनस हमारा क्या होता है अपवर्तन कोण का हमारा डिफरेंस होता है, जिसी को हम लोग विचलन कहते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना मेरे भाई, आप इसको जरूर याद रखिएगा।
हमारा प्रकाश में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर मेरे भाई की जो डेविएशन हमारा हुआ 15 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री का, हम कहेंगे अपवर्तन के बाद ही होता है। माध्यम परिवर्तन होगा तो डेविएशन आएगा, जब माध्यम परिवर्तन होगा तो डेविएशन आएगा। इसका मतलब ये आर जो है ये हमारा अपवर्तन कोण है, और आई जो है ये हमारा यहां पर आपतन कोण है, जिसको इंसिडेंस एंगल कहेंगे, इसको रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। ये हमारा विचलन होगा। तो विचलन जो होगा मेरे भाई वो इंसिडेंस माइनस रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। अब आप देख लीजिए मेरे भाई, आपको दे रखा है कि डेविएशन एंगल कितना दे रखा है, इसमें बैठा देते हैं। ये आपको इंसिडेंस कितना तकेंगे, ये 60 हो गया। बताइए आर की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, और शायद हमको लग रहा है कि आर इधर अगर आएगा तो उधर जाएगा, तो ये 45 डिग्री होगा। तो रिफ्रैक्शन कोण कितने डिग्री निकल गया मेरे भाई, तो 45 डिग्री निकल गया। अब मेरे भाई रिफ्रैक्शन एंगल निकल गया, तो स्नेल्स लॉ तो आपके पास है। आगे मेरे भाई तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। और स्नेल्स लॉ हमारा क्या कहता है, तो मेरे भाई स्नेल्स लॉ की अगर बात करते हैं तो म्यू इक्वल टू हमारा साइन आई अपन में साइन आर का कहानी हमारा यहां लेकर के आएंगे। अब साइन आई अपन में साइन आर, आपसे अपवर्तनांक पूछा गया है, और अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर मेरे भाई साइन आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू दे रखी है कितना, 60। तो इसका मतलब मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर हमारा साइन 60 हमारा ऊपर में हो गया, और रिफ्रैक्शन जो हमने उन्हें निकाला है, अब हमारा यहां पर साइन 45 डिग्री हमारा होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बाय हमारा 2 होता है, और साइन 45 का मान 1 बाय √2 होता है। इसका मतलब है मेरे भाई ये रिलेशन हमारा आ गया। इसी में अगर हम ऐसा कहें कि √2 से मल्टीप्लाई भी कर देते, √2 से डिवाइड भी कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना से हमने गुना किया उतने से मैंने डिवाइड भी कर दिया, लेकिन हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। अब ये रिलेशन क्या होगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे भाई ये 2 हो जाएगा, और हम कहेंगे ये 2√3 हो जाएगा। और नीचे में हमारा 2√2 हमारा यहां पर दे रखा है। अब इस तरीके से 2 से 2 कट जाएगा, तो हम कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 2√2 की बात करेंगे। यहाँ 2√2 है, ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा मेरे भाई, तो कहेंगे हमारा √3 अपन में √2 बच गया। इसी को पूरा का पूरा एक रूट में हम लोग लेके लिख देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा। तो जो अपवर्तनांक निकल करके आया मेरे भाई, वो हमारा ये आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई अच्छा था। ठीक है नीतीश जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए। और कल से वो बैचेस हमारा, कल नहीं परसों से वो बैचेस आपको नियुक्ति 4.0 की क्लासेस जो है आपको मिलेगी, और उसमें हम क्वेश्चंस का एक्युमुलेशन जो है पूरी तरीके से उस पर अभी भी काम चल रहा है। आप समझ लीजिए कि उसके कितने रिसर्च किए हुए क्वेश्चंस उसमें हम इस बार डाल रहे हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारी कहानी मेरे भाई एक एक तरह की क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके मैंने उसमें कराया, हम कराएंगे इस बार। हर एक रिसर्च किया हुआ ही क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को अच्छा कर दे। आगे बात करते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको सम्मिलित करना, मिलान करना है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा दांत होता है ना, ये भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। मेरे भाई यही ना करेगा, भोजन को काटने फाड़ने का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है भोजन को चबाने का काम करता है। तो हमारा जो दांत होता है, जिसको प्री मोलर और मोलर कहते हैं, वो भोजन को चबाता है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई, तो सबसे पहला जो जानते हैं उसी को मिला देंगे। तो हमारा यहां पर 2 का क्या मैच कर गया, तो 2 का ए मैच किया मेरे भाई। 2 का यहां पर डी मैच है, यहां पर 2 का बी मैच है, यहां पर 2 का ए मैच है। तो 2 का अगर ए होगा तो ये दोनों ऑप्शंस आपका एलिमिनेट हो गया, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। आंसर होने की संभावना मेरे भाई 100% यही होगा। बाद बाकी आप और मिला लीजिए। अगर हम लोग जीभ की बात करते हैं, तो इस जीभ से हम लोग क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं, और भोजन जो हम लोग खाते हैं उसकी रोलिंग भी हम लोग करते हैं। इस तरह से हमारा जीभ चलता है और भोजन रोल होता है। दूसरी बात मेरे भाई, हमारा जो लार होता है ये भोजन को सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि इस लार में हमारा कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम हो, जिसको हम लोग यहाँ पर टाइलिन एंजाइम कहते हैं, वो हमारा भोजन को सॉफ्ट बनाता है। और पहला डाइजेशन हमारा लार में जो एंजाइम होता है वहीं से स्टार्ट होता है हमारे मुंह में। तो भोजन को निगलना, भोजन को निगलने का मतलब भोजन को डाइजेशन करना, और डाइजेशन करने के लिए हमारे लार में क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे एमाइलेज एंजाइम, जिसको हम लोग टाइलिन एंजाइम के रूप में जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई मुंह की बात करते हैं, हमारे मुंह में क्या होता है, तो संपूर्ण भोजन का सेवन होता है, हम लोग मुंह से ही कंज्यूम करते हैं भोजन को। तो मेरे भाई ये तुम्हारा सी हो जाएगा। तो 1 का सी, 2 का ए, इस तरीके से अगर मिलान करेंगे तो यहां पर 4 का डी हो गया, और इसका यहां पर बी हो गया। तो मेरे भाई सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, आंसर मैच कर गया सी। आगे चलते हैं, ये वाला फिगर वाला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, और इसमें मेरे भाई सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे ब्लड का फ्लो होता है, वो किस घटक को बताता है, किस भाग को बताता है, ये आपको बताना है। क्या ये हमारा एरोटा है,
क्या ये हमारा कैपिलरी है? मेरे भाई कैपिलरी इसलिए नहीं होगा, कैपिलरी हमारा पतली सी जो नसें होती है उसको कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी हमारा वहां पर होगा जो पतली सी नसें होती है उसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। क्या ये मेरे भाई एरोटा होगा? क्या ये महाधमनी होगा? तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा होता है ना, ये स्ट्रक्चर मेरे भाई वेन्स का होता है। ये किसका होता है? वेन्स का होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसको हम सिरा कहते हैं और ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, आप करेंगे सिरा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में, हमारा जो अनुमस्तिष्क है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये भी क्वेश्चंस मेरे भाई आपके लिए सही है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन की अगर बात करते हैं, इसके ब्रेन के दो पार्ट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो ब्रेन हमारा होगा ये कहीं ना कहीं मेरे भाई हम फोर ब्रेन की हम बात करेंगे, और दूसरा जो हमारा ब्रेन होता है इसको हम लोग यहां पर हाइंड ब्रेन की हम बात करेंगे। अगर हम लोग फोर ब्रेन की बात करते हैं मेरे भाई, तो इस फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हमारा होता है। सबसे पहला तो हम यहां पर देखेंगे, हम सेरेब्रम की बात करेंगे, और जो सेरेब्रम हमारा होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है मेरे भाई। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा होता है, और ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कहने का मतलब है मेरे भाई 80% तो यही होता है। 80% हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का 80% यही होता है, तो ये सबसे बड़ा भाग होता है। और इसी से हम लोग की ऐच्छिक क्रिया यहां पर कंट्रोल होती है। जो हमारे इच्छानुसार जो कुछ भी मन करता है, वो ऐच्छिक क्रिया को अगर कोई कंट्रोल करने का काम करता है, तो आपको ध्यान रखना कि ऐच्छिक क्रिया को अगर कोई कंट्रोल करेगा तो हमारा यही करता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा भाग होता है। होने के लिए तो इसमें सेरेब्रम होगा, हमारा थैलेमस भी होगा ना, हाइपोथैलेमस भी होता है, तीन भाग होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा भाग होता है। हाइंड ब्रेन की इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसमें मेरे भाई एक हमारा होता है जिसको हम लोग सेरेबेलम के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो हमारा सेरेबेलम होता है ना, हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। ध्यान रखना मेरे भाई, ब्रेन का सबसे छोटा भाग हमारा होता है। ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग अगर कोई होता है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग हम कहेंगे हमारा यही होगा। लेकिन ब्रेन का सबसे छोटा भाग हमारा कितना, कहेंगे हमारे ब्रेन का 10% ही ये हमारा होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा यहां पर पश्च मस्तिष्क, ये हमारा यहां पर हम कहेंगे अग्र मस्तिष्क की बात करता है। तो आपसे अनुमस्तिष्क बोला है, और अनुमस्तिष्क हम किसको कहते हैं, तो सेरेबेलम को कहते हैं, जो सबसे छोटा भाग होता है, जो कि 10% हमारा होगा। तो मेरे भाई ये काफी छोटा तो होता है, लेकिन ये 25% देकर के गलत कह दिया। यहां पर मेरे भाई 10% होना चाहिए था। कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन सी मैच कर गया, सही नहीं है। क्योंकि मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जो सेरेबेलम होता है, ये जो अनुमस्तिष्क हमारा सेरेबेलम है, ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग है, यहां पर देख रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये स्टेटमेंट सही है, ये सही था। तो जो गलत था वही आंसर करना था। पहला स्टेटमेंट तो हमारा यहां पर सही था, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे 25% की जगह पे 10% होगा, ये गलत हो गया, गलत आंसर करना था। दूसरा, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता, बिल्कुल सही बात है। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम हमारा ब्रेन का पिछले हिस्से में होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो गलत था मेरे भाई वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर इसकी वजह से गलत था, और आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्या कहता है कि ट्यूमर की बात करते हैं मेरे भाई। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानी की बात कर रहा है। अब यहां पर रेडियो समस्थानी कहने का मतलब है मेरे भाई, तो रेडियोथेरेपी की जाती है ना, वो कैंसर के इलाज के लिए की जाती है। याद रखना कि रेडियोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए की जाती है, और जो कैंसर के डेड सेल होते हैं उसको खत्म करने का काम हमारा रेडियोथेरेपी ही करता है। अब यहां पर रेडियोथेरेपी के लिए हम मेरे भाई ट्यूमर की बात कही गई, तो ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74 की बात करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो कि स्किन कैंसर से रिलेटेड हमारा होता है। ये कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, इसका इस्तेमाल करके मेरे भाई याद रखना है ब्लड कैंसर को ठीक किया जाता है। कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर के लिए होता है। और यहां पर सोडियम 24 हमारा जो होगा, ये मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसी से रिलेटेड हमारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीएच का जो संक्षिप्त मान है, कई बार ये भी पूछता है मेरे भाई। पीएच का मान अगर पूछा है, इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन या पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, मेरे भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन ही कहते हैं। और पीओएच की अगर मान लेते हैं, यहां पर दो तरह का टर्म आपको आएगा। एक तो मेरे भाई पीएच वैल्यू होता है, और पीएच को आप क्या कहेंगे, तो यहां पर पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको आप पावर ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दिए। दूसरा हमारा यहां पर पीओएच वैल्यू भी होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर पावर ऑफ हमारा क्या होगा, यहां पर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, इसको हाइड्रोक्साइड्स आयन कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर हाइड्राइड्स आयन के नाम से जानते हैं। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों में रिलेशन हमारा कैसा होगा, तो पीएच
और दूसरा हमारा पीओएच की जो वैल्यू होती है मेरे भाई हमारा कितना कहेंगे 14 के हमारा बराबर होता है। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखना है। और भी फॉर्मूला होता है, अगर पीएच वैल्यू कैलकुलेट अगर करना होगा आपको तो मेरे भाई लॉग के साथ भी होता है, नेगेटिव लॉग हमारा क्या होता है एच प्लस का कंसेंट्रेशन हमारा होता है, तो इसके साथ भी हमारा होगा। तो यहां से भी आप पीएच मान कैलकुलेट कर सकते हैं, और पीएच मान अगर एक बार निकल गया तो पीओएच मान आप निकाल ही लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा आपको पता है। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। और भी रिलेशंस हमारा होता है, ये सभी रिलेशंस को मेरे भाई जरूर याद रखना चाहिए। अगर पीएच गुना में अगर हम पीओएच की अगर बात करते हैं, पीएच गुना में मेरे भाई अगर हम यहां पर पीओएच की बात करते हैं, ये गुना है, अगर जोड़ होगा तो 14 होगा, लेकिन अगर गुना दे रखा है मेरे भाई तो 10 के पावर यहां पर -14 होता है। तो ये सब मेरे भाई एक तरह का हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ही एक तरीका है। ये सारी चीजें आपको ध्यान। सर नियुक्ति बैच में क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलता है, बिल्कुल क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चंस के आंसर्स की मिलेंगे, क्वेश्चंस का बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, और सभी तरह की फैसिलिटी आपको नियुक्ति बैच में मिलेगा। आपको हो सकता है कि आप नियुक्ति बैच मेरा पिछली बार नहीं लिए होंगे, लेकर के देखिएगा, इस बार आप को पता चल जाएगा मेरे भाई कि उसमें किस तरह के लेवल को क्वेश्चंस को एक्युमुलेट करके। इसी की हम बात कर रहे थे, ये अखंड ज्योति बैचेस में हम लोग थ्योरी करते हैं। ये थ्योरी के लिए हमारे पास है कि अगर आप मेरे भाई 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपनी थ्योरी को अगर बढ़िया करना चाहते हैं तो आप उसके साथ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, एल्युमिनियम तो हमारा क्या होता है धातु होते हैं मेरे भाई। एल्युमिनियम के जो एल्युमिनियम हमारा धातु होता है, एल्युमिनियम अधातु होता है नहीं, एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम हमारा धातु होता है। और धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं मेरे भाई, धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारा कैसी प्रकृति का होगा। तो आपको एक चीज मेरे भाई कहीं ना कहीं ये फील आ रहा होगा कि अगर हम यहां पर एक बात कहे थे मेरे भाई, याद करो कि हम एम्फोटेरिक के बारे में हमने आपको बताया था, हमने आपको एम्फोटेरिक बताया था, जिसको हम उभयधर्मी कहते हैं, जिसको हम उभयधर्मी कहते हैं। अगर हम उभयधर्मी की बात करते हैं, एम्फोटेरिक की बात करते हैं, तो एक बात याद रखना मेरे भाई, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है। ये अम्लीय भी होता है और ये हमारा क्षारीय प्रकृति दोनों तरह का होता है। तो अम्लीय प्रकृति का भी होगा और साथ ही साथ मेरे भाई ये हमारा क्षारीय प्रकृति का भी होता है, दोनों प्रकृति का होगा। अगर एम्फोटेरिक में मेरे भाई ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना है, Al2O3 की बात कर रहे थे हम, जिंक ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे हम, लेड ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, जो फेमस एग्जांपल है। तो अगर हम इसको देखते हैं मेरे भाई तो ये अम्ल और क्षार हमारा दोनों हो सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर जानते हैं कि हमारा एल्युमिनियम जो होता है मेरे भाई हमारा धातु होता है, और धातु के ऑक्साइड्स क्या होंगे तो क्षारीय होगा, तो थोड़ा देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं मेरे भाई ये हमारा यहां पर क्षारीय प्रकृति का है। और HCl हमारा क्या, तो मेरे भाई HCl की बात करते हैं ये तुम्हारा प्रबल अम्ल होगा, इसका मतलब ये तो हमारा यहां पर अम्ल होगा। तो मेरे भाई इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। ये क्षार है, ये अम्ल है, जब क्षार और अम्ल का रिएक्शन होता है तो मेरे भाई आपको क्या प्राप्त होता है, लवण, और साथ में आपको जल की प्राप्ति होती है। तो ये तो क्लियर है कि जल हमारा होगा, लेकिन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कौन सा होगा, तो मेरे भाई बैलेंस करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा ये होगा, और आप यहां पर 3H2O आप रखेंगे। अगर आप यहां पर देखते हैं मेरे भाई तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा 3 गो है, 3 से गुना करेंगे तभी ना ऑक्सीजन 3 गो होगा। तो एक ही बार में पटक हम लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, अमित सर चलेगा क्या? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करेंगे। आवर्त सारणी की बात कह रहा है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्व का जो धात्विक लक्षण है वो हमारा क्या होगा। मेरे भाई आवर्त सारणी की बात कर रहा है, परमाणु क्रमांक हमारा बढ़ता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई जब हम पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, एक चीज आप मेरे भाई जान लीजिए, यहां पर जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं ना, जब हम किसकी बात कर रहे हैं तो हम यहां पर अपने पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए कि हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ये बढ़ते हुए मेरे भाई कैसे, तो आपको ध्यान रखना है कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या की हम बात कर रहे हैं, बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर इसको क्या किया तो मेरे भाई सजाया गया है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर मेरे भाई आधार पर एलिमेंट को सजाया गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एलिमेंट को क्या किया तो यहां पर सजाया गया, ये बात आप मेरे भाई, बढ़ते हुए परमाणु संख्या है, परमाणु भार नहीं है, परमाणु संख्या के आधार पर हमारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, और ये कंसेप्ट मेरे भाई मौसले का है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई परमाणु संख्या बढ़ते हुए क्रम में सजा हुआ है, तो आप एक बात समझ लीजिए मेरे भाई कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिएगा तो जब आप इसको आवर्त कह रहे हो तो मेरे भाई आवर्त की जो बात कर रहे हो वो हमारा टोटल 7 गो आवर्त होता है, और ग्रुप हमारे कितने होंगे तो ऊपर से नीचे में अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर हमारा क्या होता है, इसको हम लोग यहां पर ग्रुप कहते हैं। लेकिन एक बात समझना है कि जब हम आवर्त में जाएंगे ना, तो इधर से जब इधर जाएंगे मेरे भाई तो हम कहते हैं जो एलिमेंट्स हमारे सजाए गए हैं वो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है।
दूसरी बात मेरे भाई ये है कि इधर हम देखेंगे, अगर आवर्त में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में धातु होता है और राइट साइड में हमारा अधातु होता है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर आप मेरे भाई इधर धातु है और इधर अधातु है, तो धातु से अधातु बन रहा है, इसका मतलब मेरे भाई हम कहेंगे आवर्त में अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो धात्विक प्रॉपर्टी होती है वो हमारी घटती है। यानी कि जो धात्विक गुण होंगे, धातु और धातु बन रहा तो धात्विक गुण घटेगा और धात्विक गुण बढ़ेगा। अगर धात्विक गुण मेरे भाई घटा तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अधात्विक गुण की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा अधात्विक गुण हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा ये राइज कर जाएगा, यानी कि ये बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना है। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने में यानी कि उधर से इधर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जो धात्विक गुण होंगे, जो धातु होंगे वो अधातु बनेंगे, तो धात्विक गुण हमारा क्या होता है कि आवर्त में हमारा घटेगा। आवर्त में मेरे भाई अगर धात्विक गुण आवर्त में घटेगा तो ग्रुप में वो चीज बढ़ जाएगा, जो कि दोनों उल्टा होता है। तो हम कहेंगे समूह में वो मान बढ़ेगा, यानी ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आतिशबाजी की बात करते हैं। जाहिर सी बात है मेरे भाई, फायर क्रैकिंग यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बम वगैरह जब आग लगाते हैं, तो मेरे भाई जब बम वगैरह में आग लगता है तो आप देखिएगा कि अलग अलग रंग में आपको क्या होता है, पटाखा जलता हुआ दिखता है। उसी में बेरियम पेरोक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो बेरियम पेरोक्साइड होता है मेरे भाई, ये कैसा कलर देता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हरे रंग की आपको क्या करता है, कलर देता है, हरे रंग का कलर देता है। ऐसे ही सोडियम और कैल्शियम वगैरह को मिक्स करके यूज करते हैं, सबके लिए मेरे भाई अलग अलग कलर होता है, कलर आप ही लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्काइन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके, एल्काइन मैम YNE आता है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करेंगे, कुछ नहीं सोचना, आंसर कर लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला मेरे भाई बोला गया है कि हेलोजन की प्रवृत्ति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है। बिल्कुल सही बात है कि हेलोजन के जो भी एलिमेंट होंगे मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा होता तो वो फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला अगर कोई तत्व होता तो हमारा वो क्लोरीन होता है। लेकिन मेरे भाई जो हेलोजन फैमिली की हम बात करते हैं ना, उस हेलोजन फैमिली में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हम बात कर रही, आयोडीन है, ये आयोडीन हमारा है। तो मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, और ये हमारा किस में आता है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं अधातु होता है, और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ठीक है, आगे कहता है मेरे भाई कि और इसके कारण ऑक्सीकरण, मेरे भाई जब इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है ना, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई क्या होगा, उसका अवकरण होता है, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका रिडक्शन होगा। तो कह रहा है कि मेरे भाई कि और इस कारण ऑक्सीकरण कारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है। जब मेरे भाई रिडक्शन होता है तो वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अगर आपका अवकरण हो गया तो वहां ऑक्सीकारक काम करता है, जिसको ऑक्सीकरण कारक कह दिया गया। इसका मतलब है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, यहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहां रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, और एजेंट को कारक कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि ऑक्सीकरण कारक हमारा कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई अगर कोई गेन कर रहा है, हम कहेंगे रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन हमारा होता है तो हम कहेंगे वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तब रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। एजेंट का मतलब कारक होता है। तो यहां पर जाहिर सी बात है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन कर रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब कहता है मेरे भाई ये बता दीजिए कि हेलोजन की ऑक्सीकरण क्षमता हमारा उचित बढ़ते हुए क्रम में हमारा कौन होगा। तो ऑक्सीकरण क्षमता जो हमारा होता है वो बढ़ते क्रम में हमारा कौन होगा मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना है कि सबसे अधिक हमारा आयोडीन का ही होता है। और इस तरीके से अगर मिलान करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आपका 37 है, शायद 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नहीं सबसे ज्यादा हमारा कौन होगा, तो मेरे भाई हम कहेंगे आयोडीन का हमारा सबसे कम होगा। फ्लोरीन हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा सबसे ज्यादा होता है। उसी के हिसाब से हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण क्षमता हमारा इसमें सबसे अधिक हो जाता है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। तो मेरे भाई 37 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर करेंगे हम लोग, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन तो आपका आसान है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार हमारा कैसा होता है, तो मेरे भाई हम लोग परमाणु का आकार कहते हैं जब डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और हमारा आवर्त में घटता है। तो आवर्त में परमाणु का आकार बाएं से दाने पर मेरे भाई बढ़ता है। आकार मेरे भाई आवर्त में कभी नहीं बढ़ता है, ये हमेशा घटता है। परमाणु का जो आकार होता है आवर्त में बाएं से दाएं अगर जाते हैं तो मेरे भाई ये घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे पर बढ़ता है। तो ये आंसर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है, आप बता दीजिए मेरे भाई। क्षार का गुण कौन सा है? तो लाल लिटमस को अगर नीला करेगा, तो आप जानते हैं मेरे भाई, कि लाल लिटमस को अगर नीला करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं BRB। अगर BRB शॉर्ट है, अगर लाल लिटमस अगर नीला हो रहा है, यानी रेड अगर ब्लू हो रहा है, तो हमारा ये बेस है, यानी ये क्षार है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये क्षार का गुण तो है। दूसरी बात है, ये पानी में हाइड्रोजन आयन देता है मेरे भाई। हाइड्रोजन आयन कहने वाला ये H+ आयन की बात कर रहा है, और H+ आयन तो मेरे भाई अम्ल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये अम्ल के लिए होगा। यहां पर क्षार का गुण आपसे कह रहा है, तो मेरे भाई ये हमारा यहां पर अम्ल का होगा, ये क्षार का नहीं होगा। इसकी वजह से हमारा ये गलत होगा, हम कहेंगे। दूसरी बात ये हमारा मोटी सामग्री को विघटित कर देता है मेरे भाई, ये तो हमारा क्षार क्या करता है। तो यहां पर जो गलत था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही गलत था। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना मेरे भाई? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे भाई बढ़ते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको मैंने कई बार बोला है कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कैडमियम का रड इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है, नहीं नियंत्रक कंट्रोलिंग रड के रूप में इस्तेमाल होता है। और जो कंट्रोलिंग रड होता है हमारा बोरोन का होता है, नहीं तो कैडमियम का होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर, सॉरी न्यूट्रॉन को अवशोषित करके रिएक्शन को क्या करता? स्लो कर देता है। तो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन होता है वो कंट्रोल आ जाता है। तो मेरे भाई इसलिए इसका नाम है कंट्रोलिंग रड। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके ही रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, इसमें न्यूट्रॉन का अवशोषण होता है, इसमें न्यूट्रॉन का अवशोषण होगा, और चेन जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं न्यूट्रॉन को अवशोषित करा करके। लेकिन याद रखना कि उसमें हम लोग कैडमियम का क्षार लगाते हैं, साथ ही साथ बोरोन का क्षार लगाते हैं, इन सब का क्षार लगा करके ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मेरे भाई एक ही ऑप्शन है, आपके ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे राइट हो गया। बाद बाकी मेरे भाई जो भी क्वेश्चंस थे उसके डिस्कशन का, उसका डिस्कशन आपको मिल गया। और आज के लिए मेरे भाई इतने तक ही ये सेशन रहेगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाद बाकी हम कहते जाएंगे मेरे भाई कि आप सभी लोग दिलो जान से मेहनत कीजिए, और सफलता सभी लोगों को जरूर मिलेगी। आप लोग इतने शिद्दत के साथ टियर 3 में मेहनत किए हैं, और टियर 4 में जो न्यू स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, या जिनके भी मार्क्स थोड़ा कम आए हैं, आपको निराश नहीं होना मेरे भाई। जिस दिन आपका एकुमुलेशन बढ़ जाएगा, जिस दिन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, उस दिन सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस इसी उम्मीद के साथ अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कीजिए, और किसी की भावना में नहीं आना है। बस अपने विश्वास, अपने कर्म के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर मेरे भाई आप विश्वास करके अपना काम कीजिए। टू द पॉइंट काम का चीज पढ़िए और आगे निकलिए। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। हाँ, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। सोमनाथ मंडल जी, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आपको कहीं से कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको वो क्लासेस कराई जाएगी। तो आज के सेशन को मेरे भाई यही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग लगातार इस सेशन में बने रहे। और हम तो कहना चाहेंगे कि मेरे भाई आप सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करते जाइए, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में।